चलो भैया, तो आपका फर्स्ट पोर्शन खत्म हो गया था। सेकंड पार्ट आपको स्टार्ट होना है आज, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आप लोग देवता कहाँ गायब हो गए थे बीच में? अच्छा, महाकालेश्वर चले गए। बैठिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सेकेंड ईयर का 12th पोर्शन का पहला यूनिट है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। देखो, इसमें हम लोग किसी इलेक्ट्रिकल चार्ज की वजह से जो भी आपका फील्ड, फोर्स, पोटेंशियल, ठीक है, उनके बीच जो इंटरेक्शन होंगे वो सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। चार्जिंग क्यों होगी, कैसे होगी, कब इंडक्शन होगा, इंडक्शन में इंड्यूस चार्जेस क्या होंगे, वो सारी चीज़ इस यूनिट में हम लोग डिस्कस करते हैं बेटा। ठीक, और इसी में फिलहाल बोर्ड वाले बुकों में अलग दे दिया है, यहाँ पे आपको कम्पिटिटिव में साथ में ही दे दिया आपका कैपेसिटर वगैरह सब कुछ। ठीक, तो कंडीशन पहला होता है बेटा जो इस यूनिट में है, चैप्टर आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक, पहला पॉइंट आता है चार्ज। आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, जो चार्जेस होते हैं कितने टाइप के होते हैं बेटा? एक टर्म आता है चार्ज। चार्ज के कितने टाइप हैं? चार्ज कितने टाइप का होता है? कुछ लोग 3 बोल रहे हैं, कुछ लोग 2 बोल रहे हैं। 3 वाले हाथ उठाओ पहले। 3 टाइप्स वाले जी, खड़े हो जाते भी जी। कौन से? नहीं, हाँ, न्यूट्रल चार्ज खाऊंगा जी, वो तो अनचार्ज बॉडी हो गई ना। अगर न्यूट्रल है तो चार्ज है क्या? चार्ज है ही नहीं है जी। ठीक, तो उसे तो हम लोग क्या बोलेंगे? अनचार्ज बॉडी बोलते हैं। तो चार्ज 2 ही टाइप के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तीसरा न्यूट्रल हो गया तो उस पर चार्ज है ही नहीं है, तो चार्ज कहाँ ना गया वो, तो टाइप ऑफ चार्ज में नहीं होगा। ठीक है, बैठो। और किसी को 3 टाइप का पता है? कोई और भी 3 टाइप वाले हैं? तो बेटा, हाँ, अरे है तो चार्ज हो या पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, मैग्नीट्यूड तो यहाँ नहीं डिस्कस किया जा रहा है ना कि वो थोड़ा है, ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, ऐसा। नेचर जो होगा, नेचर 2 ही बेस पे आप डिफाइड करते हैं, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। वो मैग्नीट्यूड कुछ भी हो बेटा, पार्शियल हो, वेरी पार्शियल हो, कुछ भी हो। ठीक, तो हम लोग जब टाइप्स में बोलेंगे ना तो उसे 2 ही कैटेगरी बोलते हैं, एक पॉजिटिव, दूसरा क्या होगा? नेगेटिव। तो चार्जेस होते हैं 2 कैटेगरी हम लोग डिवाइड करते हैं, एक पॉजिटिव होते हैं और दूसरा क्या होता है आपका? नेगेटिव। मतलब एक नेचर आपका पॉजिटिव होगा और दूसरा क्या होगा बेटा? नेगेटिव होगा। वन इज पॉजिटिव, अदर इज नेगेटिव। अब बात आता है कि पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा। ठीक, देखो, कोई भी जो भी आपको एटम जब हम लोग लेते हैं, सारे के सारे न्यूट्रल होते हैं। कैसे होते हैं? न्यूट्रल। रीजन क्या है कि उसमें जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और सबको पता है, इतना केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, प्रोटॉन पे जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव। वैसे चार्ज होता कितना है? कितने लोग बताएंगे? हाँ जी, खड़े हो जाओ। प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है बेटा? 18। अच्छा, 19 बोला इन्होंने। 1.6 इंटू 10 पावर -19 की +19 जी? अरे प्लस करोगे तो दुनिया, हाँ, बैठो। क्या होता है? 10 पावर -19। जब हम लोग चार्जेस लेते हैं बेटा, प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो भी आपका +1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज साइन केवल क्या हो जाता है आपका? बदल जाता है, मैग्नीट्यूड रिमेन सेम रहता है, 10 पावर -19 कूलम। तो चार्जेस दोनों के मैग्नीट्यूड जो होते हैं
वो सेम सेम होते हैं, साइन केवल आपका अपोजिट होता है। इसीलिए कोई भी एटम जो आप लेते हो अगर वो अनचार्ज फॉर्म में एटॉमिक फॉर्म में है तो उस केस में जितने प्रोटॉन्स होंगे बेटा उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब प्रोटॉन जितना पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन उतना नेगेटिव, इसलिए नेट चार्ज की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। अब बात आता है चार्ज डेवलप क्यों होता है। देखो इतना केमिस्ट्री भी आपने सब पढ़ा होगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर वगैरह, थोड़ा सा हमें चूंकि कोरिलेट करना है तो समझ लीजिए। ये जो सेंट्रल पार्ट होता है इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है, और जो आपके आउटर ये सेल्स आपके होते हैं इसमें क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं जो रिवॉल्व होते रहते हैं। ठीक, न्यूक्लियस आपको रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस को छोड़ दिया जाए, ठीक, बाकी के न्यूक्लियाई बेटा स्टेबल होते हैं। किसी भी केमिकल रिएक्शन में न्यूक्लियस के यानी कि प्रोटॉनों के सिरे कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, केवल इलेक्ट्रॉन आपके इन्वॉल्व होते हैं जो हम लोग इधर नॉर्मल रिएक्शन दिखाते हैं। ठीक है, अब चाहे इलेक्ट्रॉन लूज करे या तो क्या करे, गेन करे। तो चूंकि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन कहाँ न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, केवल इनका रोल हमारा किसमें किसमें रेडियो एक्टिव जो हमारे क्या होते हैं सब्सटेंसेस होते हैं। ठीक, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, इन्वॉल्वमेंट होता है जब हम डिसइंटीग्रेशन करते हैं, चाहे आप न्यूक्लियर फिजन हो चाहे न्यूक्लियर फ्यूजन हो। फिजन और फ्यूजन रिएक्शन में ही आपका इन लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है, बाकी में क्या होता है आपका इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। कंडीशन क्या होगा यहाँ पे हमें जो पढ़ना है बेटा, जो चार्ज का डेवलपमेंट होता है वो आइदर बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कभी भी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स आपका ट्रांसफर नहीं होते नॉर्मल रिएक्शंस में। ठीक, तो इस केस में अगर कोई भी सब्सटेंस है, ठीक, मान लो उसने n इलेक्ट्रॉनों को लूज किया, कितने को, n इलेक्ट्रॉनों को लूज किया, तो जितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उतना ही उस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। जितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा मतलब 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है या नंबर है आपका, तो उतना इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। और सपोज दैट बी दूसरा है, इसने n इलेक्ट्रॉनों को गेन किया तो उतना ही उस पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। जितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा कोई एलिमेंट या सब्सटेंस उतना उस पे पॉजिटिव चार्ज, जितना गेन करेगा उतना उस पे नेगेटिव चार्ज। अब बात ये आता है कि क्या इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर से जो आयंस आपके बन रहे हैं, ठीक, उनके मासेस जो होंगे उसके न्यूट्रल जो एटम है उससे बड़ा या छोटा होगा या उतना ही होगा। जैसे मान लो ऐसे हमने कर लिया, एक कोई सब्सटेंस है, मास उसका m है, इसने इलेक्ट्रॉन लूज करके Mn पॉजिटिव बनाया, तो इसने मतलब इसका मतलब क्या हो गया, n इलेक्ट्रॉनों को इसने लूज किया। दूसरा, इसने n इलेक्ट्रॉनों को गेन किया, इसने गेन किया तो बना m नेगेटिव चार्ज इतना आया। तो बोला क्या जा रहा है बेटा कि जो हम लोग m पॉजिटिव या नेगेटिव बना रहे हैं, मान लो इसने बनाया क्या, ये m नेगेटिव बना और यहाँ पे m पॉजिटिव बना। ठीक, अब इस केस में इसकी जो मास की वैल्यू होगी, या m ना लिखो कुछ और लिख लो, क्योंकि यहाँ से हमें मास को ही इंडिकेट करना है तो थोड़ा सा आप कंफ्यूज करेंगे। हमने ले लिया कोई और ले लिया, मान लिया x था, एलिमेंट कितना था, x था, इलेक्ट्रॉन लिया तो यहाँ पे x इलेक्ट्रॉन लूज किया तो x पॉजिटिव बना, यहाँ पे x इसने नेगेटिव बनाया। अगर इसके मास को थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करने के लिए हमने चेंज कर लिया, m है, इसका मास m पॉजिटिव है और इसका पास m नेगेटिव है। इन तीनों के जो वैल्यूज होंगे बेटा मासेस के, वो सेम सेम होंगे या चेंज होंगे, डिफरेंट होंगे। अगर मास को हम कंसीडर करें, एक न्यूट्रल स्पीशीज है, इस पे कोई चार्ज नहीं है, इस पे n पॉजिटिव चार्ज है, इस पे n नेगेटिव चार्ज है। ठीक, तो इस केस में इसका मास हम m पॉजिटिव लिया, इसका m लिया, इसका m नेगेटिव लिया, तो इन तीनों में सारे के मासेस सेम सेम होंगे या डिफर करेंगे। मासेस जो होंगे तीनों की कंडीशन में सेम सेम रहेगा बेटा या अलग अलग रहेगा, हाँ, सेम रहेगा या अलग रहेगा। मासेस तीनों के बराबर होंगे, यानी m पॉजिटिव m नेगेटिव इक्वल इक्वल होगा या डिफरेंट होगा। सोच के बताओ, जल्दी बताओ यार, अलग होगा या तीनों की वैल्यू सेम रहेगी, किसका ज्यादा किसका कम, और क्यों, हाँ, चलिए देखिए होता क्या बेटा, जब कोई भी स्पीशीज इलेक्ट्रॉन गेन या लूज करता है ना, तो उस केस में अगर हमें मास को कंपेयर करना है तो हम किसी को इग्नोर नहीं करेंगे। वैसे जो एटॉमिक न्यूक्लियस का मास होता है उसके रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉनों के मास नेग्लिजिबल होते हैं, बहुत कम होते हैं,
लेकिन जब उसी चीज को पूछा जा रहा है, ठीक, तो उस केस में उस मास को हम लोग इग्नोर नहीं करेंगे। ठीक, तो कंडीशन क्या आपका होता है कि यहाँ पे जो मास आपका है, क्योंकि हमें उसी चीज को कोरिलेट करना है, तो इसने कुछ इलेक्ट्रॉन निकाला ना, इलेक्ट्रॉन का तो कुछ मास होता है। एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है बेटा? हाँ जी, 9.1 इंटू 10⁻³ kg या ग्राम में लेंगे -28 ग्राम हम लोग लेते हैं। ठीक, तो इतना तो निकला ना, एक इलेक्ट्रॉन निकलता तो भी इतना घटता, ऐसे n इलेक्ट्रॉन निकले तो इसका n गुना क्या किया, घटा, बहुत कम घटा, लेकिन कुछ तो कुछ ना घटा ना। जैसे मान लो आप लोगों तो बाल बड़े हैं सब में, अगर आप क्या करा दिया जाए, मुंडी कराते थे, तो उस केस में 100-200 ग्राम घट जाएंगे, बट हम लोगों को कराने पे 10-20 ग्राम भी शायद ना घटे ना। तो कंडीशन क्या है कि मतलब नहीं, बहुत नेग्लिजिबल है, बहुत कम मास है बॉडी के मास के रिस्पेक्ट में, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो डिक्रीजमेंट होगा। ठीक, तो कंडीशन ऐसे ही, इलेक्ट्रॉन का मास जो एटॉमिक यानी न्यूक्लियस है, जो उसके मास के रिस्पेक्ट में बहुत कम होता है, बट फिर भी डिक्रीजमेंट हो रहा है, क्योंकि हमें उसी पे क्वेश्चन पुटअप किया जा रहा है। तो आप बोलोगे जो पॉजिटिव आयन होगा बेटा, उसका मास न्यूट्रल स्पीशीज के रिस्पेक्ट में कम होगा, और नेगेटिव आयन चूंकि उतना गेन कर रहा है, तो वहां पे मास क्या होगा, ज्यादा होगा। तो अगर हम लोग यहाँ कंपेयर करेंगे तो M नेगेटिव ग्रेटर देन M ग्रेटर देन क्या, M पॉजिटिव, यानी कि अगर हम लोग डिफरेंट स्पीशीज को कंपेयर करना हो, तो जो नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज होगा उसका मास न्यूट्रल से ग्रेटर होगा, और जो पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज बनेगा, आयन बनेगा, उसका मास न्यूट्रल एटम से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक, तो ये कंडीशन होता है चार्ज। अगर आप लोग क्या कर रहे हैं, चार्जिंग कर रहे हैं, अब चार्जिंग के हमारे डिफरेंट मोड होते हैं बेटा, किसी भी स्पीशीज को, ठीक है, न्यूट्रल स्पीशीज अगर उसको हमें चार्ज के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो अलग अलग हमारे पास तरीके होते हैं, अलग अलग मोड्स होते हैं। ठीक, अब मोड में कैसे, जैसे एक होता है फ्रिक्शन, अगर दो चीजों को रब किया जाए, ठीक, तो उसमें क्या होती है, हीटिंग होती है। जैसे आपका डाई हेयर हो और काम से बार बार आप क्या करिए, ठीक है, करिए, तो छोटे छोटे, आपको लोअर क्लास में पढ़ाया गया, छोटे क्या, किसी पेपर के टुकड़े को अट्रैक्ट करने लगते हैं, होता है ना। इसका मतलब अट्रैक्शन पहले तो नहीं हो रहा था, बाद में हो रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, उस पर कुछ ना कुछ चार्ज आपका इंड्यूस हुआ। ठीक, इसी तरह से ग्लास आपका है, रॉड है ग्लास का, और उसको क्या, किस पे, सिल्क पे अगर आप रब करिए, तो उस कंडीशन में क्या होता है, सिल्क पे नेगेटिव और ग्लास पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव नेगेटिव होने की वजह से एक दूसरे क्या करने लगते हैं, अट्रैक्ट करने लगता है। आजकल आप लोग वूलन कपड़े पहन रहे हैं ना, आप देखो जब वूलन कपड़े हम लोग निकालते हैं ना, तो जो ब्रिस्टल्स होते हैं छोटे छोटे, ठीक, तो वो क्या करते हैं, हाँ, खिंच जाते हैं ना, ठीक, स्ट्रेट हो जाते हैं। तो कंडीशन क्या है, इसका मतलब बार बार रब होते होते क्या होता है, उस पर भी चार्जिंग हो जाती है। उस चार्ज की वजह से उनमें क्या होने लगता है, इंट्रैक्शन होने लगता है। या बहुत सारे लोग बहुत सारी रेशमी उसमें चीजें ज्यादा पहनते हैं, देवियां खासकर, है ना। ठीक, तो उस केस में क्या होता है, वो बड़ा हार्मफुल होता है, बहुत ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए। बात अलग, पार्टी वोटी में जा रहे हो तो आप पहन लो, बट बहुत ऐसी चीजों को नहीं पहनना चाहिए। वो सारी चीजें कैसी हैं, नुकसानदायक होती हैं। ठीक, इसीलिए अब तो स्टैंडर्ड केस में नीचे कॉटन की चीजें लगा दी जाती हैं। ठीक, तो वो जो आपका होता है उसका रीजन वही होता है, क्योंकि वहां पे क्या होती है, चार्जिंग आपकी हो जाती है, जबकि कॉटन के केस में ऐसा कुछ से नहीं होता है। ठीक है, तो ये केसेस आपके जो होते हैं बेटा, अगर कोई भी चार्ज इलेक्ट्रॉन ने लूज किया तो उसका मास घटेगा, ठीक, और इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो मास क्या करेगा, बढ़ेगा। ठीक, यानी न्यूट्रल स्पीशीज के रिस्पेक्ट में जब आप कंपेयर करना होगा तो वहां पे मासेस में, ठीक है, इंक्रीजमेंट डिक्रीजमेंट होगी। दूसरी चीज है, चार्जिंग हो क्यों रही है, चार्ज होने यानी इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए हमें हमेशा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। केमिस्ट्री में आपको आयनाइजेशन एनर्जी बताया गया होगा, पढ़ा है, आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी बोला गया होगा। क्या होता था भैया, कितने लोग बताएंगे, आयनाइजेशन पोटेंशियल और आयनाइजेशन एनर्जी, कितने लोग पढ़े हुए हैं? अभी इनऑर्गेनिक सब शुरू नहीं किए हैं, इनऑर्गेनिक अभी नहीं पढ़ाया गया, पढ़ा दिया, पीआरडी पढ़ा दी गई है, पीआरडी प्रॉपर्टी वगैरह हो गया कि नहीं? अरे पहले 12th 11th में पढ़ा होगा ना, हाँ, कैसे तुक्का मार के आ गया सब, हाँ। क्या होता है आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन पोटेंशियल, कंप्लीट डिफिनेशन बताना। आउटर मोस्ट वाले इलेक्ट्रॉन से आउटर मोस्ट से इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो मिनिमम एनर्जी लगती है, वो आयनाइजेशन एनर्जी है। अगर वो चार्ज फॉर्म में हो कि अनचार्ज फॉर्म में हो, आइसोलेटेड हो, न्यूट्रल हो और आइसोलेटेड, सॉलिड स्टेट में, गैसेस स्टेट में, सॉलिड में होगा। कंप्लीट जब डिफिनेशन हम लोग पढ़ते हैं बेटा, तो बोला जाता है द अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड फॉर इमिटिंग इलेक्ट्रॉन
फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल ऑफ ए गैसियस न्यूट्रल आइसोलेटेड एटम, किसी गैसियस न्यूट्रल आइसोलेटेड एटम के आउटर मोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन को इमिट कराने के लिए जो एनर्जी की नीड होती है उसे आप कहते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक, वो गैसियस स्टेट में होना चाहिए, न्यूट्रल हो, आइसोलेटेड, आइसोलेटेड मतलब दूसरे के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन ना किया हो, तो उस समय जो एनर्जी नीड होगी उसे कहते हैं हम लोग क्या, आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। ठीक, चलिए बैठिए। तो कंडीशन आपका जो होगा बेटा, ठीक है, यहां से हम लोग दिखा लेते हैं क्या होगा, कैसे इमिटर। अब अगर इलेक्ट्रॉन को इमिट कराना हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। अब उसके बेस पे बेटा आपने पढ़ा होगा एक थर्मियोनिक इमिशन, जब फिजिक्स में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, क्या चीज, मॉडर्न फिजिक्स, तब वहां पे थर्मियंस यानी कि जब क्या पढ़ाया जाएगा आपका कंडक्टर वगैरह। ठीक, तो वहां पे आपको बताया जाता है जब डिवाइसेज हम लोग पढ़ते हैं तो वहां पे थर्मियोनिक इमिशन, ठीक, यानी कि हीट करके किसी चीज से मेटल किसी क्या सब्सटेंस को हीट करके वहां से इलेक्ट्रॉनों के इमिशन को हम लोग थर्मियोनिक इमिशन कहते हैं। क्या कहते हैं, थर्मियोनिक इमिशन, यानी कि अगर किसी भी मटेरियल को आप हीट करिए और हीट करने की वजह से उसके सरफेस से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉनों का इमिशन हो रहा है, तो उसे हम लोग थर्मियोनिक कहते हैं। जैसे आजकल सोलर पैनल लग रहे हैं ना, खूब गवर्नमेंट क्या कर रही है, ठीक है, एडवर्टाइज कर रही है और उस पर काफी सब्सिडी दे रही है सोलर पैनल्स पे। ठीक, तो जो सोलर पैनल होता है वहां पे कैसे इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं भाई, सन से क्या आती है, लाइट आती है, सपोर्ट आएगा तो फिर कुछ देर के लिए आप, हाँ, तो उस केस में क्या होगा कि सोलर पैनल जो आपके होते हैं वहां पे क्या हो रही है, सन लाइट से क्या हो रही है, एनर्जी आके इंसिडेंट हो रही है और उसकी वजह से वहां के उसके सरफेस से क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का इमिशन होता है। ठीक, वही इलेक्ट्रॉन फिर क्या करेंगे, सर्किट में मूव करेंगे, फिर आप चाहे स्टोर करिए या डायरेक्ट आप इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। तो उस केस में क्या हो रहा है, वहां पे भी हमें क्या, आयनाइजेशन के लिए कहां से, सनलाइट से आपको एनर्जी मिल रही है। ठीक, इसी तरह से दो चीजों को जब हम रब करते हैं तो जो हीटिंग होती है यानी फ्रिक्शन की वजह से जो हीट डेवलप होगा बेटा, वो वहां से आयनाइजेशन के लिए क्या करेगा, एनर्जी प्रोवाइड करेगा। तो अलग अलग मेथड से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी मटेरियल को चार्ज करते हैं। ठीक, दूसरी कंडीशन होती है कि आप सीधे इलेक्ट्रॉन वहां से क्या उसको प्रोवाइड कर दिए, इलेक्ट्रॉन क्या करिए, इमिट कर देते हैं। ये लोग हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट इधर हीटिंग और क्या, रबिंग, दो बेसिक मेथड से हम लोग यहाँ पे चार्जिंग की बात करते हैं। ठीक है, या तीसरा मेथड हम लोग कहते हैं इंडक्शन। क्या, इंडक्शन, इंडक्शन मतलब होता है बेटा कि अगर कोई भी एक चार्ज बॉडी है उसके पास में दूसरी बॉडी आप ले आओगे। ठीक, उसके पास में क्या करेंगे, दूसरी बॉडी ले आते हैं, तो उस सेकंड बॉडी जो आपकी होगी उस पर इंड्यूस चार्ज डेवलप होता है। और इंडक्शन जो होता है लिविंग और नॉन लिविंग में दोनों में अपोजिट होता है। जैसे हम लोगों में क्या जाता है, आप जैसे लोगों के साथ रहोगे वैसे गुण सीखेंगे, होता है ना कि अच्छे के साथ रहेंगे अच्छा सीखेंगे, बुरे के साथ रहेंगे तो बुरा सीखेंगे। बट वहां पे उल्टा होता है, पॉजिटिव के पास ले जाएंगे तो निगेटिव इंड्यूस होगा, निगेटिव के पास ले जाएंगे तो पॉजिटिव इंड्यूस होता है। वहां पे अपोजिट इंडक्शन होता है और हम लोगों में सिमिलर इंडक्शन होता है। मतलब जैसे के साथ हम रहते हैं वैसे वो क्या होते हैं, गुण हम भी सीखते हैं। ठीक, इसी वजह से अगर किसी को आइडेंटिफाई करना है उसके नेचर कैसे होंगे, उसके मित्रों के बारे में पता कर लीजिए, पता चल जाएगा। और ये बड़ी हकीकत सी चीज है कि अगर आपको पता करना है एक्चुअल में आपके नेचर कैसे हैं, तो आपकी मित्र मंडली, कोई बॉयज हो गर्ल्स हो किसी का भी हो, आप उसके बारे में पता कर लिए वो लोग कैसे हैं, आपको जिसके बारे में जानना है उसके बारे में आपको पता चल जाएगा। ठीक है भाई, अब अगर क्या आपकी टीम जो है अच्छे लोगों की है तो आप एक्सपेक्टेड है आप अच्छे ही होंगे, वो एक्सेप्शनली कहीं फ्रैक्शन में मिल जाए, बात अलग है कि बाकी सब अच्छे थे, एक तो खाली खराब था। ठीक है, तो ठीक, और ऐसे ही आजकल हमारे यहाँ शादी विवाह के प्रोग्राम होते हैं, आप लोग पापा लोग को बोल देना जब ढूंढने जाएंगे तो पहले उसके दोस्तों को पता करेंगे, उसको नहीं पता करेंगे, दोस्तों को पता कर लेंगे। दोस्त अच्छे हैं तो वो भी अच्छा होगा, खराब होंगे तो पक्का खराब होगा, वो एक आध कहीं फ्रैक्शन में मिल जाए तो बात अलग है। ये रिसर्चर है बेटा। ठीक, आप देख लो आपके मित्र कैसे हैं, आप कहीं ना कहीं उनसे इंटरेक्ट जरूर होंगे, अगर नहीं होते तो उनसे आपकी मित्रता ही नहीं होती। अगर हम क्या स्मोकिंग नहीं करते तो हमारे स्मोकर मित्र नहीं मिलेंगे। ठीक, कोई एक्सेप्शनली कोई मिलने आया कहीं चलते फिरते बात अलग किया, अदरवाइज नहीं मिलेगा। हम ड्रिंकिंग नहीं करते तो हमारे मित्र ड्रिंकर्स नहीं हो सकते हैं, एक्सेप्शनली कोई हो जाए तो बात अलग है। तो ऐसे ही अगर आप पढ़ रहे हो तो पढ़ने वाले ही मित्र रखेंगे, वो रोड पे घूम के चाय पीने वाले नहीं रखेंगे। वो एक्सेप्शनली कोई पिला दिया एक दिन तो बात अलग है ना। ठीक, तो ऐसी चीजें होती हैं बेटा। तो यहाँ पे भी ठीक है, जब हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे यहाँ पे चार्जिंग और डिस्चार्जिंग कैसे होगा क्या होगा, तो यहाँ पे इंडक्शन जो आपका होता है बेटा। ठीक, फिलहाल यहाँ पे इंडक्शन जो हम लोग पढ़ेंगे वो अपोजिट होता है। अभी आगे हम लोग करेंगे इंड्यूस चार्जेस वगैरह क्या होंगे कैसे होंगे। ठीक, दूसरी चीज आपकी होती है बेटा, ये समझ गया ना
दूसरी कंडीशन आपकी होती है जब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं बेटा, कोई भी अगर पार्टिकल है, कोई भी अगर क्या है चार्ज पार्टिकल है, अगर वो रेस्ट में है या मोशन में है तो उसका क्या कोई इफेक्ट होगा? अगर मोशन में है या रेस्ट में है तो उनका क्या इफेक्ट होगा उसके मास पे? किसी बॉडी के मोशन का क्या उसके मास पे इफेक्ट होता है या चार्ज पे इफेक्ट होता है? अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो मूव करने की वजह से उसके मास पे क्या कोई इफेक्ट होगा या नहीं? हाँ, आपने लॉ ऑफ कंटिन्यूटी पढ़ी होगी, ठीक? लॉ ऑफ कंटिन्यूटी पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? नहीं पढ़ा है? अरे भाई, किसी भी बॉडी की काइनेटिक जो मास होता है उस बॉडी के रेस्ट मास से ज्यादा होता है, पढ़ा है कुछ? काइनेटिक मास हिंदी में कहते हैं गतिक द्रव्यमान और स्थैतिक द्रव्यमान, नहीं सुना? अरे यार कुछ नहीं सुना? आपने फार्मूला नहीं पढ़ा है? m इक्वल टू एम नॉट अपान अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर। लॉ ऑफ कंटिन्यूटी नहीं पढ़ी है? नहीं पढ़ा जी? नहीं पढ़े? अरे तो हाँ हो तो बोल दिया करो यार, ठीक? ये होता है बेटा m जो होता है, m नॉट जो होता है इसे रेस्ट मास हम लोग कहते हैं, ठीक? m जो होता है इसे हम लोग काइनेटिक मास कहते हैं, नहीं जब बॉडी मूव कर रही होगी, और v हो गया वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, c हो गई वेलोसिटी ऑफ द लाइट, ठीक? v क्या है? वेलोसिटी ऑफ बॉडी, c होता है बेटा वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो अगर कोई बॉडी क्या है रेस्ट में है और वो मूव कर रहा है, अगर पहले रेस्ट में था, रेस्ट मास आपको मालूम है, फिर वो मूव कर रहा है, तो उसका जो काइनेटिक मास आपका होता है, ठीक, वो रेस्ट मास की तुलना में क्या होता है? ज्यादा होता है। आपने पढ़ा होगा फोटॉन, पढ़ा है? ठीक, पढ़ा है ना? ठीक, तो रेस्ट मास ऑफ फोटॉन क्या होता है? फोटॉन का रेस्ट मास क्या होता है? हम लोग लेते हैं 0, बट काइनेटिक मास लिया जाता है, ठीक? इकलौता वो है जिसका रेस्ट मास हमारा क्या होता है? 0। कहते हैं कोई भी ऐसी बॉडी नहीं है नेचर में जिसका मास 0 हो, केवल उसी को हम लोग कहते हैं, वो भी रेस्ट में, कहते हैं रेस्ट मास 0 होता है, कभी भी रेस्ट में होता ही नहीं है, तो हमेशा मोशन में ही है, तो उसे काइनेटिक मास हमें मिलता है, ठीक? तो फिलहाल इसको आप देख लेंगे। तो इसी को कह लेते हैं किसी बॉडी के रेस्ट मास और काइनेटिक मास में क्या रिलेशन होता है। तो जब मोशन में होता है तो मासेस की वैल्यू हमारी क्या होती है? चेंज होती है। जबकि जो चार्ज है ना, जो चार्ज है बेटा, वो रेस्ट में हो या मोशन में हो, वो चार्ज की वैल्यू रिमेंस हमारी क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होती है। तो इसके बेस पर आप यहाँ से दिखा लेंगे क्या होगा, कैसे होगा। हाँ, यूनिट प्रोटॉन के बराबर, तो उसे फ्रैक्शनल हम लोग लेके करते हैं 2/3 एंड क्या 1/3, ठीक? पाई निशान लेते हैं ना, तो उसके टर्म में बोला जाता है। तो उस केस में क्या होगा बेटा, यहाँ से हम लोग दिखा लेते हैं। अब टर्म आता है क्या, ऐसे सुन लीजिए, जो समझने वाले ऐसा समझा दे रहे हैं, दिखाने वाला भी बताया जाए। आपने पढ़ा होगा क्या, पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज होता है, मतलब एक डिफरेंट अगर सेगमेंट पे हमारे चार्ज है तो उसी को हम लोग टर्म देते हैं बेटा पॉइंट चार्ज। ज्यादातर जो फार्मूले हम लोग डिस्कस करेंगे आपके यहाँ, वो पॉइंट चार्ज को लेके किया जाता है, ठीक? तो उस केस में उसे पॉइंट चार्ज कहा जाता है। दूसरा होता है लाइन चार्ज। लाइन चार्ज मतलब कोई क्या है, थिन वायर है, रॉड है, इस पे अगर चार्ज दिया जाए तो जो होगा उसे हम लोग क्या कह लेंगे, लाइन चार्ज कह लेंगे। अगर कोई सरफेस है, ठीक है, तो एरियल चार्ज बोल लेते हैं। अगर पूरे वॉल्यूम में है तो वॉल्यूमेट्रिक चार्ज बोलेंगे। तो जैसे हम लोग डेंसिटी बोलते हैं ना, मास डेंसिटी, वैसे चार्ज डेंसिटी होता है, ठीक? तो यहाँ पे अगर क्या थिन वायर पे है तो लीनियर चार्ज डेंसिटी कहलाएगा। किसी अगर आपका क्या है प्लेट है, किस टाइप का समथिंग है, तो उस केस में अगर यहाँ पे चार्ज पाया जा रहा है तो क्या बोलेंगे हम लोग, सरफेस चार्ज डेंसिटी या एरियल चार्ज डेंसिटी भी बोल लेते हैं। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी हम लोग बोल लेते हैं। अगर वॉल्यूम है बेटा, ठीक, वॉल्यूमेट्रिक शेप का है, मान लो ये क्यूब है, अब इसके अंदर आपने चार्ज पूरे वॉल्यूम में आपने क्या प्रेजेंट है, और ये तभी प्रेजेंट होगा जब ये नॉन कंडक्टिंग नेचर का होगा। कैसा होगा, अगर ये नॉन कंडक्टिंग है तभी इसके वॉल्यूम में क्या होगा, पूरा पे चार्जेस एग्जिस्ट करेंगे। तो इसे हम लोग कह लेते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक? तो अलग अलग टाइप का बार बार टर्म्स आएंगे, तो आप ध्यान रखेंगे क्या होता है, कैसे होता है। यहाँ जो हमें लिखना बेटा स्टार्ट करना है, तो चार्जेस बेसिकली हम लोग दो टाइप का पढ़ेंगे, एक पॉजिटिव चार्ज, दूसरा नेगेटिव चार्ज। जब भी चार्जिंग होती है या तो पॉजिटिव नेचर का होगा या तो नेगेटिव नेचर का होगा। अगर कोई बॉडी पॉजिटिव चार्ज में, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी में कन्वर्ट हो रही तो उसका मास न्यूट्रल वाले से छोटा होगा, कम होगा। नेगेटिवली चार्ज आयन में कन्वर्ट हो रहा तो उसका मास जो होता है वो न्यूट्रल वाले से क्या होगा, तब बड़ा होगा, ठीक? दूसरी चीजें होती है चार्जिंग के, आपके अलग अलग मोड है, ठीक? चार्जिंग के क्या होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं। आप हीट करके चार्ज करिए, ठीक,
ये आपका रबिंग से चार्ज करिए या इंडक्शन से आपकी चार्ज हो रही है, किसी भी तरह से आपकी चार्जिंग पॉसिबल होती है, तो ये कंडीशन आपकी होती है। चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन आपका है पॉइंट शेप का हो सकता है, लीनियर हो सकता है, सरफेस या एरियल हो सकता है, तो जैसा भी रहेगा वो चीजें हम लोग यहाँ पे बार बार टर्मिनोलॉजी हमारे आती है तो याद रखेंगे, ठीक। दूसरी चीजें होती है बेटा, आपको एक एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा, अगर सीबीएसई से आपने पढ़ा है तो गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट पढ़ा है। अभी तो एनसीईआरटी तो सब कुछ चल रही है तो वही लगता है सबको, ठीक। गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट कितने लोगों ने पढ़ा है? गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट, लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन पढ़ के आया करिए भैया। नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, जो भी पढ़ा नहीं पढ़ा वो तो बात की बात है, थोड़ा सा किताब उताब देख लिया करिए, ठीक है। पढ़ के आएंगे, बार बार शुरू से बोला जा रहा है आपको डबल बेनिफिट मिलता है, बिना पढ़े आएंगे तो हाफ हाफ होगा, और हाफ हाफ से सिलेक्शन नहीं होता है, ये भी यूनिवर्सल है। इसलिए पढ़ के आइए, घर पे जाके क्वेश्चन लगा लीजिए, परफेक्ट हो जाएगा। और फिर अगले दिन, अगले महीने, अगले साल की उम्मीद में रहेंगे तो बड़ा टाइम जाता है। होता है उन लोगों का भी जो लगे रहते हैं सालों साल, लेकिन बड़े समय लग जाते हैं तब। और जो एक साल जीजा लगा के कर लेते हैं जल्दी होगा। जितना जल्दी आपके सिलेक्शन होंगे उतने करोड़ों के मल्टीपल में आप ज्यादा कमाएंगे, ठीक। उतने करोड़ों, लाखों में नहीं, करोड़ों के मल्टीपल में आप ज्यादा कमाएंगे, ठीक। और जितना देर में सिलेक्शन पाएंगे उतना आपका माइनस होगा, उतना ही कंपटीशन बढ़ता जाएगा, ठीक। तो इसलिए अभी भी वक्त है, दिसंबर चल रहा है, आज 17 हो गया, तो 17 दिसंबर हो गया है, ठीक है। आपको बाकी क्या मई के फर्स्ट वीक में एग्जाम होने हैं, 4 महीना मूल रूप से कह लीजिए बचा हुआ है, ठीक। 4 महीना वो है, मान लीजिए 10 दिन इसमें, 12 दिन है, ठीक। इतने में ही आपको सब कुछ बनना और बिगड़ने का वो है। अब जो इसी में लग के खूब जीजा लगा के पढ़ लेगा तो उसका कहते हैं ना गांव में बेड़ा पार, मतलब उधर, और नहीं इधर वाला तो है ही है यार, यहाँ तो कोई टेंशन है नहीं है ना, ठीक। इधर रहने के लिए कोई टेंशन नहीं है, चाहे 18 घंटा सो चाहे 15 घंटा सो, लेकिन उधर जाने के लिए आपको बहुत कुछ कुर्बानियां देनी पड़ेंगी। नींद, ठंडी आ रही है, ठंडी में भी पढ़ना पड़ेगा, है ना। बहुत सारी पार्टियां होंगी, उनको छोड़ना पड़ेगा, है ना। बहुत सारे इत्र मित्र के बुलावे होंगे, उनको भी क्या आपको इग्नोर करना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी, तब जाके सिलेक्शन होता है, ठीक। तो इतनी कुर्बानियां आपको देनी पड़ती है, और नहीं देंगे तो जितने आपको बुलाने वाले हैं फिर फ्यूचर में कोई पूछेगा नहीं, ये भी यूनिवर्सल है। आज जो भी आपको बुला रहे होंगे वो भविष्य में फिर आपको पूछेंगे नहीं अगर कुछ बने नहीं। तो इसलिए यही है, वो है कि आप 1-2 साल लोग ना बुलाएं तो अच्छा है, जिंदगी भर के लिए बुलाए जाएंगे, ठीक। बात करना नहीं करने से कोई मतलब नहीं है, आप पढ़ते कितना है, मेन मूल ये है, ठीक। नहीं वो नहीं, जब आप बन जाएंगे ना वो बिना बात किए भी आपके घर पे कार्ड लेके पहुंच जाएंगे, भैया हमारे यहाँ ये प्रोग्राम है। अब देख लिया, आपके अड़ोसी पड़ोसी बहुत सारे घर में होंगे, अगर वो किसी प्रतिष्ठित पदों पे हैं तो वो नाते के रिश्ते वाले भी आके भैया ये हमारे यहाँ प्रोग्राम है, और डायरेक्ट रिश्ते वाले भी आपको इग्नोर करेंगे अगर आप किसी लायक नहीं है, ठीक। तो ये सच्चाई है, ये जिंदगी का ऐसे ही चलता है। आप बन जाएंगे दुनिया पूछेगी, नहीं तो अपने लोग ही भूल जाते हैं, ठीक। तो चलिए फिलहाल क्या देख रहे हो यहाँ पे, तो हम बोल रहे थे बेटा गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट, ठीक। उसके बेस पे क्या करते हैं, किसी बॉडी के चार्जिंग को हम चेक करते हैं, वो चार्ज कैसा होगा या नहीं होगा, बॉडी चार्ज होगी या नहीं होगी, और फिर वो चार्ज का नेचर कैसा होगा, वो चीजें भी हम लोग चेक करने के लिए यूज करते हैं। और दूसरा आपने लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन पढ़ा होगा, लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, इसको लिखना भी है। लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है कि कोई भी बॉडी है, अगर कोई चार्ज बॉडी है तो उस पर जो अमाउंट चार्ज का एग्जिस्ट करेगा ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ क्या इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है मैग्नीट्यूड में, उसके इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर, यानी पूर्ण गुणज के बराबर होता है। मतलब कोई भी चार्ज स्पीशीज है उस पे जो चार्ज होंगे क्या होंगे, कोई भी चार्ज अगर स्पीशीज है उस पे जो भी चार्जेस आपके होंगे वो हमेशा उस एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है, मैग्नीट्यूड का मतलब है चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव कुछ भी हो, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के मैग्नीट्यूड के इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर होता है। जैसे एक चार्ज अभी लिखा आपने, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना था बेटा, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की मैग्नीट्यूड है वैल्यू, ठीक। तो उसमें पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, कोई भी बॉडी हो सकती है। तो इसके हमेशा n टाइम्स आपका होता है, क्या होता है n टाइम्स, n की वैल्यू 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, कोई फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं होगा बेटा, मतलब भिन्नात्मक नहीं कि 2/3 होगा 3/4 होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक। तो ये केस आपका जो होता है यहाँ से हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं कैसे होगा।
तो जो भी बॉडी आपकी नेचर में अगर चार्ज फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे तो उस पर चार्ज का जो अमाउंट होगा वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर होता है। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा लिखा भी जाए। चलिए लिखिए, चैप्टर आ रही है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब पहला पार्ट कर लीजिए, चार्ज ही लिख लीजिए थोड़ा सा। चार्ज हेडिंग कर लीजिएगा, इलेक्ट्रिक चार्ज हेडिंग बना लेना, इलेक्ट्रिक चार्ज बेटा। ठीक, लिखिए। और दूसरी चीज, एक चीज और सुन लीजिए बेटा, मास जो होता है, मास वो नेचर में विदाउट चार्ज एग्जिस्ट करता है, बट चार्ज विदाउट मास एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। मास विदाउट चार्ज, जैसे मासेस बहुत सारे हैं जहां पे चार्ज नहीं है, बट कोई चार्ज ऐसा नहीं हो सकता जिसके पास मास ना हो। यानी कोई भी ऐसी बॉडी नहीं होगी जो मासलेस हो और उस पर क्या एग्जिस्ट करे, चार्ज। तो कोई भी मासलेस बॉडी पे चार्ज आपकी नहीं पाई जाएगी, मासलेस कोई बॉडी होती नहीं है, ऐसे कह लो यार। ठीक, तो हमेशा जो भी बॉडी आपकी होंगी ना, अगर चार्ज एग्जिस्ट करा तो हमेशा वो एसोसिएटेड विथ मास होगा। ठीक है, केवल चार्ज का एग्जिस्टेंस नहीं होता है, जबकि हमारी केवल मास बॉडीज आपकी होती है जो आपका जिन पे नेट चार्ज की वैल्यू 0 हो। तो लिखिएगा, चार्ज इज द, एक लाइन लिख लीजिए, डिफाइन कर लीजिए, चार्ज इज द प्रॉपर्टी, चार्ज इज द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विथ मैटर, एसोसिएटेड विथ मैटर ड्यू टू which it produces and experiences, which it produces and experiences electrical and magnetic effect, electrical and magnetic effect, electrical and magnetic effect। ठीक, अब थोड़ा सा बेटा इलेक्ट्रिकल एंड क्या लिखा, मैग्नेटिक इफेक्ट। लिखिए, अब चार्जेस कितने टाइप के होंगे, लिखिए, इन नेचर चार्जेस आर ऑफ टू टाइप्स, इन नेचर चार्जेस आर ऑफ टू टाइप्स, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। ऐसे खाली इतना लिख लो बेटा, ये जो यहाँ पे लिखा है ना ऐसे दिखा दो ये पोर्शन। ठीक, अगर लूज करेगा इलेक्ट्रॉन तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, गेन करेगा इलेक्ट्रॉन तो क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। हो गया, इतना तो सबको पता है। हमेशा सिमिलर चार्ज के बीच में क्या होता है, रिपल्सन। अपोजिट चार्जेस में क्या होगा, ऑलवेज अट्रैक्शन। मतलब सिमिलर चार्जेस हैं तो रिपल्सन होगा, अपोजिट चार्जेस होंगे तो अट्रैक्शन होगा। अब बात ये आता है बेटा, जो चार्ज होते हैं कब वो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेंगे, कब मैग्नेटिक करेंगे, कब दोनों करेंगे, आइडिया है भाई? इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड चार्ज बॉडी से ही डेवलप होता है, सबको इतना पता होगा। ठीक, तो चार्ज पार्टिकल कब इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करते हैं, कब मैग्नेटिक करते हैं, कब दोनों करते हैं, या हमेशा दोनों करते हैं, हमेशा कोई नहीं करते हैं? पढ़े हो जाइए। अरे मैग्नेटिक होगा तब इलेक्ट्रिक नहीं होगा, तब दोनों होगा। ऐसा भी क्या पॉसिबल है कभी खाली मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो? ऐसा भी पॉसिबल है क्या कभी केवल मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो, इलेक्ट्रिक ना हो?
बेट सही बताया इन्होंने। देखो बेटा चार्ज जब तक रेस्ट में होता है, मतलब रेस्ट ऑफ चार्जेस ऑलवेज डेवलप ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड मोशनल चार्जेस जब तक चार्ज मोशन में है डेवलप बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। मतलब अगर चार्ज पार्टिकल आपका रेस्ट में है, ये लिख लिया, तो यहीं पे एक पॉइंट लिख लिया, तब इसको हम हटा के दूसरा बोले लिखिएगा। देखिएगा, ड्यू टू चार्जिंग ऑफ बॉडी, ड्यू टू चार्जिंग ऑफ बॉडी इट्स मास आल्सो चेंजेस, इट्स मास आल्सो चेंजेस। चार्जिंग होने की वजह से मास क्या करता है बेटा, इट्स मास आल्सो चेंजेस। ड्यू टू चार्जिंग ऑफ बॉडी इट्स मास आल्सो चेंजेस। मास जो आपका होता है वो क्या करता है, आपका चेंज होता है, इट्स मास आल्सो चेंजेस। देखिएगा, when body will be converted, body will be converted into positive ion, body will be converted into positive ion, its mass will positive ions, its mass will convert decreases, mass will decreases, and if converted into negative ion, and if converted into negative ion, then its mass will increases, converted into negative ions, then its mass will increases। अगर नेगेटिव आयन में होगा बेटा तो उसका मास क्या करेगा, बढ़ेगा, और पॉजिटिव आयन में होगा तो उसका मास घटेगा। ऐसे आप भी बना लीजिए, यहाँ पे है, बना के ऐसे दिखा दो, ठीक, दिस। अटेंडेंस कहाँ है बेटा, मेरे पास कर दीजिए। हो गया, नोट कर लिया बेटा। तो नेगेटिव आयन जो होंगे उनके मासेज न्यूट्रल स्पीशीज से बड़ा, और पॉजिटिव आयन जो होंगे उनके मासेज क्या, न्यूट्रल वाले से छोटा होता है, कम होता है, ठीक। आगे लिखिएगा, एरो लगा के नेक्स्ट पॉइंट बनाइएगा। देखिए, इलेक्ट्रिक चार्ज produces electric charge produces electric field को बेटा कैपिटल ए से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर ए, कैपिटल इलेक्ट्रिक फील्ड कमा मैग्नेटिक फील्ड किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बी, वेक्टर बी, ए बी वाला बी है बेटा, बी, एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। ठीक, तो जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात आप करोगे तो देखो यहाँ पे कंडीशन क्या बनेगा। जैसे ये चार्ज है बेटा, हम तीन कंडीशन ले रहे हैं ऐसे ही आपको दिखाने के लिए। अगर इसकी जो वेलोसिटी है ये जीरो है, वेलोसिटी क्या है, जीरो है, और इसकी वेलोसिटी v है, v नॉट इक्वल टू जीरो है, ठीक, v नॉट इक्वल टू जीरो है, या v इक्वल टू, रुक जाओ, हम यहाँ पे भी कांस्टेंट ले लेते हैं। यहाँ v इक्वल टू क्या ले लिया बेटा, कांस्टेंट, यानी वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही है, ठीक। तीसरा कंडीशन है इसकी वेलोसिटी नॉट इक्वल टू जीरो है और ये वेरिएबल है। कैसा है बेटा, वेरिएबल है, मतलब चेंज हो रहा है। वेरिएबल होने का मतलब क्या,
V नॉट कांस्टेंट, कांस्टेंट नहीं है। साइन हो गया बेटा सबका? V की वैल्यू आपकी वेरिएबल है, ठीक है, चेंज नहीं हो रही है, तो चेंज हो रही है, कांस्टेंट नहीं है। तो उस केस में क्या होगा, जब ये रेस्ट में होता है, ये चार्ज है, क्या है आपका, चार्ज पार्टिकल हैं, सारे चार्ज पार्टिकल मान लो क्यू चार्ज है, ठीक, ये सभी पे चार्जेस क्यू हैं, क्यू चार्ज है। अब साइन नहीं दिया है तो हम लोग प्लस ले लेते हैं, ठीक, क्या ले लेंगे, प्लस। अब वो प्लस हो चाहे माइनस हो, दोनों ही जनरेट करेंगे। जब चार्ज पार्टिकल बेटा रेस्ट में होता है तो यहाँ पे ये वनली इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेगा, क्या करेगा, वनली इलेक्ट्रिक फील्ड। इस समय केवल ये इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करता है, मैग्नेटिक फील्ड का डेवलपमेंट नहीं होता है जब तक चार्ज पार्टिकल रेस्ट में होगा, ठीक, यानी V इक्वल टू 0 होने का मतलब कैसा है, रेस्ट में है। इस केस में केवल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड का डेवलपमेंट नहीं होगा, ठीक। अगर ये मोशन में है, कैसा है ये, मोशन में है बेटा, चार्ज पार्टिकल आपका मोशन में है लेकिन कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, तो यहां पे डेवलप्ड बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड, चाहे लिखी लो, इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड मैग्नेटिक फील्ड B, इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड मैग्नेटिक फील्ड B। तो इस केस में डेवलप बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड मैग्नेटिक फील्ड B, जब तक ये कैसा है, मोशन में है और कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड E डेवलप करेगा, मैग्नेटिक फील्ड B डेवलप करेगा, तो उस केस में वेलोसिटी है तो E और B दोनों डेवलप कर रहा है। अगर कंडीशन क्या है बेटा, जो वेलोसिटी है वो वेरिएबल है, लास्ट वाला क्या लिखा हमने, वेरिएबल या नॉट कांस्टेंट, अगर उसकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, बदल रही है, चेंज हो रही है, उस कंडीशन में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी डेवलप करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी डेवलप करेगा, और रेडिएशन एनर्जी यानी एनर्जी को भी वो रेडिएट करेगा, क्या करेगा, एनर्जी को भी रेडिएट करेगा। तो पॉइंट थोड़ा याद रखिएगा, यहाँ पे डेवलप्ड इलेक्ट्रिक फील्ड E, मैग्नेटिक फील्ड B and also radiates energy, तो यहाँ पे एनर्जी का भी रेडिएशन होता है, एनर्जी को भी वो रिलीज करेगा, ठीक है। अब एब्जॉर्ब करे चाहे रिलीज करे, ठीक है, तो कंडीशन आपका हो बढ़ रहा है या घट रहा है उस पर डिपेंड करेगा, तो वहां पे एनर्जी भी एक्सचेंजेस आपकी होंगे। तो ये तीन कंडीशन होता है, चार्ज पार्टिकल कब इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेगा, कब इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक दोनों डेवलप करेगा, और कब इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक करेगा साथ में एनर्जी को भी रेडिएट करेगा, तो वो कंडीशन आपका होता है, यहाँ से हम लोग, ठीक है, डिटरमाइन कर लेते हैं। अगर रेस्ट में है ओनली इलेक्ट्रिक, मोशन में है कांस्टेंट वेलोसिटी से इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक बोथ, और अगर मोशन में है और वेरिएबल वेलोसिटी है तो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक एंड आल्सो एनर्जी रेडिएटेड, ठीक। ऐसे आप भी लिख लो तो याद रहेगा, समझ गए। फिलहाल पहले हम लोग जो बोर्ड में पढ़ते हैं तो खाली दो ही पढ़ते हैं, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब रेस्ट में होगा, और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जब वो मोशन में होगा, वहां एनर्जी नहीं चीजें डिस्कस होती हैं, बट अगर आपने पढ़ा हो पहले से तो बड़ी अच्छी बात है। पानी पड़ा लगता है, हो गया बेटा।
बन गया? नहीं लिख पा रहे हो? यहां भी बना लेना, डेवलप, यहां भी कर लो, डेवलप या प्रोड्यूस जो भी कर लो, डेवलप ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड या प्रोड्यूस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, जो भी कर लीजिए। अच्छा ये बताओ, लीनियर मास चार्ज डेंसिटी जो होगा उसकी यूनिट क्या होगी? लीनियर चार्ज डेंसिटी अगर हम लोग लेते हैं, यूनिट क्या लेंगे? लीनियर चार्ज डेंसिटी की यूनिट, हाँ जी, कूलाम पर, अरे चार्ज हो गया कूलाम बेटा, ठीक, लीनियरली है तो उस केस में लेंथ नाप लेंगे, तो लीनियर यानी क्या हो, चार्ज अपान लेंथ हो गया, तो चार्ज हो गया कूलाम, लेंथ हो गया मीटर, कूलाम पर मीटर। और जब हम लोग लेंगे बेटा सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो कूलाम पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और जब बालून चार्ज डेंसिटी लेंगे तो कूलाम पर मीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक, तो याद रखिएगा, जहां टर्म्स आएगा लिखने कोई चीज नहीं है। अगर आपको लीनियर की जहां जरूरत पड़ेगी वहां पे कूलाम पर मीटर, अगर आपको सरफेस या एरियल की बात होगी तो कूलाम पर मीटर स्क्वायर, और बालून की बात होगी तो कूलाम पर मीटर क्यूब। ठीक, ये डिफरेंट हम लोग यूनिट्स लेते हैं, इसके लिए कैसे आपका होगा। ठीक है, तो लिखिए अगला हेडिंग कर लो, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेशों का क्या बोलते हैं? क्वांटीकरण हिंदी बोलते हैं। ठीक, पहला जब आप पन्ना पलटते हैं बोर्ड वाले बुकों में तो लगभग पहले पेज पे मिल जाता है। पलटा है ना किताब की? नहीं पलटा ही नहीं सर, ऐसे पास हो गए है ना जी? हाँ कि पलटे थे? तो पलटे थे। ठीक, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हिंदी में बोलते हैं बेटा चार्ज, आवेश, आवेशों का क्वांटीकरण शायद बोला जाता है, ऐसे कुछ। क्वांटाइजेशन में स्पेलिंग में कहीं कहीं आपको जेड भी मिल जाएगा। क्या पढ़ा, जेड की एस? जो भी पढ़ा हो, जेड एस दोनों लिखते हैं। हेलो, क्वांटाइजेशन में जेड भी मिलता है बेटा, एस भी मिलता है, दोनों मिलते हैं, तो जो भी आपने पढ़ा होगा। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक, तो इसमें क्या होता है, किसी भी चार्ज बॉडी पे जो अमाउंट ऑफ चार्ज एग्जिस्ट करेगा बेटा, वो ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है, यानी कि Q इक्वल टू प्लस माइनस एन। कहाँ ट्रेन लेट हो गया था? अरे तुम्हारा आजकल बड़ा काम आने लगा पढ़ने के अलावा, है ना? पहले ऐसे कोई दायित्व तो नहीं थे लगता है, तो इसीलिए जल्दी सिलेक्शन ले लीजिए, नहीं तो पता लगा और दायित्व बढ़ जाएंगे, कल को पापा शादी कर देंगे तो और दायित्व बढ़ जाएगा, है ना? किसको? बैठिए, चलिए कोई बात नहीं, तो एक दिन नहीं खाओगे कोई बात नहीं है। हाँ हो गया, Q इक्वल टू प्लस माइनस कितना हो जाएगा बेटा? Na के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो इसीलिए कहा जाता है समय से हर चीज हो जाए तो फिर दायित्व तो आपको आसानी से निभा लेंगे, है ना? और नहीं तो जितना लेट करेंगे उतने ही दायित्व बढ़ते जाएंगे और फिर आगे वाली चीजें मुश्किल होती जाएंगी। ठीक, देखो बेटा, तो Q इक्वल टू प्लस माइनस कितना हो गया? Na। N जो होता है, N क्या है? 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, और E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है बेटा 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। यहाँ पे साइन नहीं लिया जा रहा है, साइन प्लस हो या माइनस, इसीलिए यहाँ प्लस माइनस दोनों लिखा हुआ है। मतलब बॉडी पे चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, तो चाहे पॉजिटिव हो चाहे क्या हो, नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे होगा उसी को टर्म देते हैं बेटा क्वांटाइजेशन ऑफ क्या? चार्ज। तो लिखिएगा, बोले देखो, द चार्ज एग्जिस्टिंग ऑन, the charge existing on any charged body, charge existing on any charged body will be
इक्वल टू will be equal to integer multiple of will be equal to integer multiple of INTEGER बेटा, इंटीगर मल्टीपल ऑफ मतलब पूर्ण गुणा जिसे कहते हैं, इंटीगर मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज यानी मैग्नीट्यूड होता है वहां पे, साइन जो भी रहेगा उसके अकॉर्डिंग, दैट इज Q इक्वल टू प्लस माइनस एनी, एन की वैल्यू 1 2 3 4 डॉट 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 कुछ भी हो सकता है, फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं होगा। ठीक, तो Q इक्वल टू क्या हो गया, प्लस माइनस एनी के बराबर होता है। तो यहां से हम लोग दिखा लेते हैं बेटा। ठीक, इसीलिए बोलता किसी भी बॉडी पे चार्ज कैसा, यानी कि फ्रैक्शनल में नहीं पाया जाता, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के फ्रैक्शन में नहीं एग्जिस्ट करता, हमेशा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के मल्टीपल में ही होगा, वैल्यू कुछ भी हो। ठीक, तो ये केस आपका होता है, यहां से आप रिप्रेजेंट कर लेते हैं, हो जाएगा। चलो अब जब बात करते हैं हम लोग बेटा मेथड ऑफ चार्जिंग का, किसका बात करेंगे, मेथड ऑफ चार्जिंग का। तो अभी आपको समझाया, या तो ड्यू टू फ्रिक्शन हो, यानी फ्रिक्शन के अगेंस्ट में हम लोग रब करें किसी चीज को, तो वहां से हीट जनरेट होगा, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा, यानी इलेक्ट्रॉन्स एक लूज करेगा, दूसरा गेन करेगा। जब भी दो चीजों के बीच में बेटा रबिंग होती है तो एक बॉडी लूज करेगा तो दूसरा वाला क्या करेगा, गेन करता है। ठीक, जैसे आपको बोला गया कि अगर क्या है, कांच की कोई रॉड है और उसे हम लोग ग्लास की रॉड है और हम लोग किस पे, सिल्क पे अगर रब करते हैं तो सिल्क पे नेगेटिव चार्ज आती है और रॉड पे क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज। जितना दूसरे पे नेगेटिव आएगा उतना ही एक पे क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। हमेशा जो चार्ज होता है, मैंने पढ़ा हुआ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जो चार्ज होते बेटा ऑलवेज कंजर्व रहेगा, चार्ज के जो वैल्यू होगा वो ऑलवेज क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। तो नेट चार्ज जो होगा वो ऑलवेज कैसा रहेगा, जीरो। जितना पॉजिटिव डेवलप होगा उतना ही क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो इसीलिए जब आपकी चार्जिंग कराई जाती है, वो चाहे किसी मेथड से करो, तो जितना एक बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आए इंड्यूस होगा उतना ही दूसरे बॉडी पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होता है। तो पहला होता है रीजन जो होता है वो फ्रिक्शन होता है। लिखाना पड़ेगा कि याद रहेगा यार, कोई ऐसे लिखाने वाली चीज नहीं है कि लिखवा दें छपवा दें, कोई मतलब नहीं, टाइम खाली किल होगा यार। मतलब चार्जिंग जो हो रही है, तो एक हो गया हमारा क्या, फ्रिक्शन की वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं। दूसरा आपको कह सकते हो, आपको बताया क्या, थर्मियोनिक, यानी हीट कर दीजिए। जब आप बॉडी को हीट करेंगे तो हीटिंग की वजह से क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉनों को लूज करेगा, लेकिन हीट की वजह से इसको हीट करेंगे वो इलेक्ट्रॉन हमेशा लूज करेगा, दूसरा वाला क्या करेगा, आपका गेन करेगा। ठीक, तीसरी कंडीशन आपकी होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इंड्यूस चार्ज के बारे में आपको पूछा जाता है, जब हम लोग किसी अनचार्ज बॉडी को किसी चार्ज बॉडी के पास में ले आते हैं बेटा, कोई भी अगर अनचार्ज बॉडी है किसी चार्ज बॉडी के पास में ले आएंगे, टच नहीं करा रहे हैं। देखो दो चीजें होती है, इंडक्शन में हम लोग टच नहीं कर रहे, जैसे मान लो बेटा, जैसे ये मान लो चार्ज बॉडी है, सपोज दैट चार्ज है, अगर हमने इसको ला के अनचार्ज था अगर इसको टच करा देंगे तो यहाँ पे चार्ज का ट्रांसफर हो जाएगा। चार्ज तो इस पे आएगा बट ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन, यानी ये जो चार्ज इसके पास था वही चार्ज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, कुछ इस पे आ जाएगा कुछ इस पे बचा रहेगा। ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है, ये इंडक्शन नहीं कहलाएगा। हमने ये अनचार्ज बॉडी है, दूसरा कलर पेन दो, तो दोनों ब्लैक हो जा रहे हैं, ये दे दो। ठीक, तो उस केस में क्या हो गया, ये मान लो हमारा पॉजिटिवली चार्ज बॉडी थी और ये अभी अनचार्ज बॉडी था। जब इसके पास में लाओगे, टच नहीं करना, ध्यान रखना है, टच कर दिया तो चार्ज की शेयरिंग हो जाएगी, दोनों चार्ज आपस में बढ़ जाएंगे। हमने इसके पास में लाया, इस पास में लाने की वजह से अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये बॉडी न्यूट्रल था, तो इसके इस एंड पे आपका नेगेटिव चार्ज का डेवलपमेंट होगा। ये पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन जो होंगे इस साइड में शिफ्ट होंगे, और जब इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे तो उसकी वजह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, इस एंड पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। तो इंडक्शन से जब हम लोग चार्ज डेवलप करते हैं बेटा ना, तो जो चार्ज बॉडी की तरफ ले आएंगे उस पे इस बॉडी के आगे अपोजिट चार्ज डेवलप होगा, उसके अपोजिट एंड पे उसका कैसा सिमिलर, जैसे हमने ऐसे ले आया, अब ये पॉजिटिव था तो इस पे नेगेटिव आया, तो जितना इधर नेगेटिव आएगा उतना इधर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव डेवलप आपका होगा। ठीक, तो ये कहलाता है आपका इंडक्शन। इंडक्शन से हमेशा चार्जेस इक्वल एंड अपोजिट क्या होते हैं, डेवलप होते हैं। ठीक है, अगर पॉजिटिवली चार्ज बॉडी रहेगी तो उतना ही दूसरे पे क्या होगा, निगेटिव चार्ज डेवलप होगा, जितना आपका वहां पे इंडक्शन से हो रहा है। लेकिन जो चार्ज बॉडी इंड्यूस होगा उस पे, उसके अपोजिट एंड पे जस्ट उतना क्या होगा, फिर अपोजिट, यानी नेगेटिव आया तो उतना ही यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। ठीक, तो ये केस आपका होता है, यहाँ से दिखा लेते हैं।
अगर दूसरी चीज है, अगर दोनों बॉडी चार्ज हैं, दोनों बॉडी पहले से चार्ज हैं, अब उनको एक दूसरे के पास लाया जाए तो, दोनों चार्ज बॉडी हो तो एक दूसरे के पास लाया जाए तो क्या होगा? अब अगर दोनों सिमिलर नेचर के होंगे तो रिपेल करेंगे, दोनों अपोजिट नेचर के होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे। और जब आप अगर टच करा दिए तो चार्ज की शेयरिंग हो जाएगी। अगर एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव तो दोनों न्यूट्रलाइज कर जाएंगे अगर पूरा पूरा बराबर है। और अगर दोनों के चार्जेस के मैग्नीट्यूड अलग अलग हैं तो उस केस में अगर दोनों को टच करा देंगे तो दोनों में पहले जितना इक्वलिटी होगी उतने में न्यूट्रलाइजेशन होगा, जो रिमेनिंग कोई बचेगा पॉजिटिव या नेगेटिव वही फिर से रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो अलग चीज होती है, इंडक्शन अलग है बेटा और चार्ज शेयरिंग आपका अलग है। वो अभी हम लोग जो कैपेसिटर पढ़ेंगे ना, स्फेरिकल कैपेसिटर, तो वहां पे चार्ज ट्रांसफर हम लोग पढ़ते हैं, ठीक। तो वो उस कंडीशन में आपको वहां बताया जाएगा। अब बात यहाँ पे आता है कि जो चार्ज इंड्यूस होगा, इस पे क्वेश्चन डिजाइन पहले किए गए हैं। जो चार्ज अमाउंट इंड्यूस होता है, अगर एक बॉडी को दूसरे के कांटेक्ट में लाते हैं, टच नहीं कराते हैं, एक दूसरे के नियर लाते हैं, तो जो इंड्यूस चार्ज की वैल्यू होती है बेटा क्यू डैश की वैल्यू क्यू ब्रैकेट में 1 - 1 अपान के बराबर होता है। जैसे ऐसे लिख लो, इस पे क्वेश्चन कर लो बेटा। क्या लिख लिया? क्वांटाइजेशन Q इक्वल टू प्लस माइनस NE। तो एक क्वेश्चन लिख लीजिए, एक क्वेश्चन के लिए एक जल्दी करिएगा। विच क्वांटिटी ऑफ चार्ज, which quantity of charge can be, which quantity of charge can be exist, which quantity of charge can be exist on a, which quantity of charge can be exist on a charged body, which quantity of charge can be exist on a charged body। हो गया? किसी चार्ज बॉडी पे कौन सी क्वांटिटी चार्ज की क्या करेगी? आपकी एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। किसी चार्ज बॉडी पे कितनी क्वांटिटी आपकी क्या कर सकती है बेटा? एग्जिस्ट कर सकती है। क्वांटिटी ऑफ चार्ज कैन बी एग्जिस्ट ऑन ए चार्ज बॉडी। किसी चार्ज बॉडी पे कितनी क्वांटिटी आपकी चार्ज की क्या करेगी? एग्जिस्ट करेगी। वो चीजें हमें यहाँ से फाइंड आउट करना है, ठीक। तो देखेंगे आप, बोला गया व्हिच क्वांटिटी ऑफ चार्ज कैन बी एग्जिस्ट ऑन ए चार्ज्ड बॉडी। तो पहला है 6.4 × 10⁻⁻25 कूलम। दूसरा है बेटा 4.8 × 10⁻⁻20 कूलम। तीसरा है 8 × 10⁻⁻16 कूलम। और चौथा है आप ले लो 3.2 × 10⁻⁻30 कूलम। इसमें से बोला गया बेटा इनमें से कौन सी अमाउंट जो है चार्ज की वो किसी चार्ज बॉडी पे एग्जिस्ट करेगी? ऑल ऑफ दिस, नन ऑफ दिस, या मोर देन वन, या ओनली वन। इनमें से कौन सा चार्ज का अमाउंट जो दिया गया है वो किसी चार्ज बॉडी पे बेटा एग्जिस्ट कर सकता है? ऑल, नन, मोर देन वन, या ओनली वन। मोर देन वन, हाँ बताओ कौन कौन सा बेटा? पहला, दूसरा, चौथा ये एग्जिस्ट करेगा, तीसरा नहीं करेगा। बैठिए, हाँ थर्ड वाला भी करेगा तो ऑल ऑफ दिस हो गया। उन्होंने 1 2 4 कहा, आपने थर्ड कहा, दोनों मिला लिया जाए। थर्ड करेगा और बाकी? अरे आप लोग भी कुछ अपना दिमाग खर्च करो, बैठे हो खाली। इनमें से कौन कौन सी अमाउंट जो है किसी चार्ज बॉडी पे एग्जिस्ट कर सकता है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ऑल ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। जी आल, चलिए आल के फेवर वाले हाथ उठाओ। कई आल वाले भी हैं। अरे हाथ उठा दे, पड़ोसी देखना नहीं चाहिए ऐसा बताते समय। पड़ोसी क्या बोल रहा है, क्या कितने लोग हमारे सपोर्ट में हैं। प्रधानमंत्री एक ही बनते हैं कि सब बनते हैं जी, है ना? हाँ, अब वो सोचे पड़ोसी कोई बन जाए तो हम बनेंगे, तो कैसे बनेंगे, है ना? थर्ड कंफर्म है और आपने कहा थर्ड नहीं हो सकता है। ये तो बड़ा कंट्रोवर्सी है यार, एकदम 100% अपोजिट। हाँ जी, आल। अच्छा आल वाले हाथ उठाओ।
तीसरा। केवल? अच्छा, थर्ड वाले सपोर्ट में भी कुछ लोग आ गए हैं, ओनली 3। और ऑल वाले और कोई? अच्छा, उसके अलावा भी कोई ऑप्शन? 1 to 4, ये तो पहले बताया इन्होंने। चलिए, ओनली 1/3, 1 को लेके थर्ड? अच्छा, केवल थर्ड। चलो, और कोई भी है? आप लोग देता सब ऑल ऑफ दीज। चलिए, ऑल ऑफ दीज में भी लोग हैं, ओनली थर्ड में भी हैं, और फर्स्ट सेकंड फोर्थ में भी हैं, देखा जाता भैया। यार याद रखिएगा, अगर किसी भी क्वांटिटी का जो भी चार्ज दिया गया है उसमें पावर फैक्टर मोर देन 19 से नेगेटिव में बढ़ा है, नेगेटिव में बोल रहे हैं मतलब जैसे मोर देन 19 से क्या नेगेटिव में बढ़ा मतलब पॉजिटिव में छोटा, ठीक। ये 10⁻25 है साहब, अगर इसको n की वैल्यू निकालोगे तो 6.4 इंटू 10⁻25 अपान 1.6 इंटू 10⁻−19, 4 टाइम जाएगा तो हो गया 4 इंटू 10 पावर, ये 19 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, बचेगा -6। -6 का मतलब हो गया 0.00006 4 0004, ये वैल्यू हुआ भैया। ये आपको इंटीग्रल वैल्यू दिख रहा है क्या मैथ वालों? ये इंटीग्रल वैल्यू दिख रहा है, तो फ्रैक्शन किसे कहते हैं साहब? हाँ, ठीक। ऐसे ही इसमें करोगे तो इसके लिए n की वैल्यू आएगी 16, यानी 3 इंटू 10 पावर -1, यानी कि बचेगा -0.3। ये भी क्या हो गया? फ्रैक्शनल वैल्यू हो गया। सही है क्या? नहीं है। चौथा भी आपको चेक कर लें, 3.2 अपान क्या 3.2 में डिवाइड करोगे, सीधे काट देते हैं यार, 3.2 में डिवाइड करेंगे तो 2 इंटू 10 पावर -11, हम 0 लगाएंगे तो पूरा हमारा बोर्ड भर जाएगा, ठीक। तो कंडीशन क्या हो गया इसके लिए? क्या पॉइंट डेसिमल के आगे 8 10 0 लगा के फिर आपका क्या आएगा? 2 आएगा। तो मतलब ये भी वहां फ्रैक्शन है ना। ये सारी क्वांटिटी कैसी हो गई? फ्रैक्शनल। इनको भी चेक कर लेते हैं ओनली थर्ड वालों का भैया। 8 इंटू 10 पावर -16 बाई कितना? 1.6 इंटू 10 पावर -19, 1.6 16, सो 5 जा 80 होता है, तो 1.6 5 जा क्या होगा? 8 हो जाएगा, तो ये हो गया 5, और ये ऊपर जाएगा 5 तो 10 पावर +19, और ऊपर है -16, बचेगा 10 पावर 3, इसका मतलब हो गया 5000। कितना? ये फ्रैक्शन है कि इंटीग्रल वैल्यू है जी? मतलब जो ईमानदार उसी को चोर, जो चोर उसी को ईमानदार है। क्यों? क्या इसी को छोड़ के बाकी सब सही है? कहाँ भाग रहे हैं इधर? वही आगे वाला देखे थे हम। नहीं तो सब देखना पड़ता सब। हाँ, ऐसे गोली भरो क्या तो? हाँ, तो बिना पावर के कैसे कैलकुलेशन कर रहा है? इधर इधर कैसे? मतलब हो गया बेटा। तो ऐसे याद रखना, अगर पावर नेगेटिव में 19 से बड़ा है, नेगेटिव में 19 से क्या है? बड़ा है, तो पहले बाप क्या चेक कर लेना कि पावर कितना नेगेटिव में रिजल्टेंट आएगा, या कह लो वो एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर ये क्वांटिटी हमारी क्या है 1.6 का इंटीग्रल में आपको मिल रहा है तब भी, ठीक है। तो ऐसा नहीं खाली जो ऐसा दिखे कि जो कट नहीं रहा वही वाला नहीं एग्जिस्ट करेगा, ठीक। तो दोनों के बेस पे हम लोग फिर डिसाइड करते हैं, ठीक है। हो जाएगा। तो कितने लोग आलाप बीज वाले थे? कहाँ आलाप बीज है जी? कौन सही हुआ? ओनली थर्ड, ठीक। हाँ, चलिए कर लेंगे ना, गलती नहीं होगी। तो ध्यान रखिए, दोनों चीजों को देखेंगे, उसकी क्वांटिटी जो है और जो आपका क्या पावर में है, वो दोनों के बेस पे फिर फाइनली डिसाइड करिएगा, ठीक। खाली से 16 से भाग करके मत कर देना है कि बोला 16 4 जा 64 है ना, कैंसिल। दूसरा हो गया क्या 3 जा, तो चौथा हो गया क्या 2 जा, हाँ। और 8 में डिवाइड ही नहीं किया है ना। चलिए नेक्स्ट लिखिएगा,
इंडक्शन आप चार्ज से बना लीजिए, क्योंकि उस पर कभी कभी डिजाइन किया जाता है, या उसी को इंड्यूस चार्ज कहते हैं। इंडक्शन आप चार्ज केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा क्या, ठीक, पोलर नॉन पोलर वगैरह बताया गया होगा, ठीक, तो वहां पे भी आता है। तो फिलहाल हम लोग यहाँ इंडक्शन की बात करते हैं, ठीक। अब ऐसे ही बताओ, अगर दो अनचार्ज बॉडी को एक दूसरे के पास लाया जाए तो इंडक्शन होगा कि नहीं होगा जी? अगर दो अनचार्ज बॉडी है, ठीक है, डिफरेंट अनचार्ज बॉडी है, उन्हें एक दूसरे के पास में लाया जाए तो इंडक्शन होगा या नहीं? है? अगर दो अनचार्ज बॉडी है, उनको एक दूसरे के पास लाया जाए तो उनके बीच में इंडक्शन होगा या नहीं? हाँ, नहीं वाले हाथ उठाओ पहले। नहीं होगा। 1 2 तो होगा वाले हाथ उठाओ। अगर अनचार्ज है, उन्हें पास पास ला रहे तो उनके बीच में इंडक्शन होगा या नहीं? कितने लोग कह रहे हैं होगा? दोनों अनचार्ज हैं। दोनों अनचार्ज हैं तो क्या इंडक्शन होगा? अनचार्ज नहीं है भाई, दोनों अनचार्ज का मतलब तो वही तो बता रहे हैं होगा कि नहीं होगा। सर जी, दोनों अनचार्ज का मतलब दोनों न्यूट्रल। हाँ, दोनों न्यूट्रल थी पहले। कितने लोग कह रहे नहीं होगा और कितने लोग कह रहे हैं होगा? हाँ जी, खड़े हो जाओ बेटा। ये लोग कह रहे नहीं होगा, या तो इतने लोग के अगेंस्ट में है, कैसे? इतनी ताकत तुम्हें कहाँ से मिली? बता, है? बताओ कैसे होगा? जल्दी बता। दोनों न्यूट्रल थे पहले से, अब इन्हीं की सीरीज में मत आ जाना। हाँ, बताओगे या बताए अब? अच्छा बता दे, बैठो बेटा। जब भी बॉडी हमारी क्या होंगे, अनचार्ज है ना, ठीक, अगर वो डिफरेंट बॉडीज हैं, डिफरेंट क्या हैं, बॉडीज हैं, जब हम लोग उनको दो डिफरेंट बॉडीज को एक दूसरे के पास में लाएंगे, कांटेक्ट में नहीं, पास में ले आएंगे, तो वहां पे भी म्यूचुअल इंडक्शन होता है, वहां भी इंडक्शन होता है। अब इंडक्शन की कंडीशन कैसा होता है, जैसे आपने केमिस्ट्री पढ़ा होगा, HCl क्या है? क्या हो गया? HCl। HCl क्या है? अरे हमने एक हाइड्रोजन एटम ले लिया न्यूट्रॉन, और एक क्लोराइड क्लोरीन का एटम ले लिया ना। जब दोनों को आप पास लाते हो तो आपने पढ़ा होगा, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, और इस पे पार्शियल क्या, निगेटिव चार्ज डेवलप होता है। तो ये तो दोनों न्यूट्रल थे यार, तब कैसे हो गया? हाँ, तो हर मटेरियल जो अगर डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल के बीच में आप रखेंगे, सबकी इलेक्ट्रॉनों पे अट्रैक्टिव टेंडेंसी अलग अलग होती है। क्या हुआ? हमने बोला दो सब्सटेंसेस को अगर एक दूसरे के पास ले आ रहे हैं, ठीक, किसी भी दो सब्सटेंस अगर एक दूसरे के पास ले आएंगे बेटा, तो सबकी टेंडेंसी आपको इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करने की अलग अलग होगी। हाँ जी, दोनों CL ही होते हैं, तब भी होता है, लेकिन टेंडेंसी बहुत कम हो जाती है, इसलिए नॉन पोलर हम लोग कहते हैं। तो ऐसा आपको डिफाइन करके जब केमिस्ट्री में लेके जाना है तो वैसे पूछना था ना आपको। अरे साहब, हम आपके फिजिक्स में बता रहे हैं, आओ देखो देखो। ये कह रहे हैं कि सर आप बताए होते केमिस्ट्री में है तो हम बता देते हैं। अरे हम न्यूट्रल मटेरियल की बात कर रहे हैं। जैसे मान लो हमने ये ले लिया, आपका ये वाला केमिस्ट्री वाला नहीं है ना, फिजिक्स वाला है, ठीक, इसको जब ले आओगे तो इसकी जो टेंडेंसी होगी और इसकी टेंडेंसी होगी वो दोनों अलग अलग होगी। या हमने सेम ले लिया, ये कह रहे हैं सेम सेम हो तब क्या होगा भैया? मान लो ये एक कोई मटेरियल है, एक दूसरा कोई मटेरियल है, हर कोई भी चीज ओरिजिन कहाँ से, एटॉमिक स्टेट से आपका होता है, इतना तो पता है। कोई भी चीज होंगी, चाहे वो न्यूट्रल हो, चाहे कंडक्टिंग हो, नॉन कंडक्टिंग हो, मेटल हो, नॉन मेटल हो, कुछ भी हो, ठीक, उनके पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सबके पास पाया जाता है। ऐसा ना कहना खाली किसी Cl के पास होता है, H के पास होता है, ये तो सबके पास होते हैं ना, इसके पास भी है कि नहीं है? गलत करना चाहिए तो कर ले जाए। हम गलत करना नहीं चाह रहे हैं, हम तुम्हारे गलती को सुधार रहे हैं। अगर जैसे आप कहे होते हैं कोई भी चीजें जो दो चीज, एक लकड़ी है, एक कागज है, हाँ, या एक कुछ, हाँ कुछ नहीं लीजिए, ये बड़ा लकड़ी हाँ, है, छोटा छोटा वाला है, तब मान सकते हैं, लेकिन हम दोनों ये क्या है, तभी हम तुम्हें बता रहे हैं ना, तुम बैठो तो दोनों CL कर दे। ये कह रहे CL में नहीं होगा भाई, मान लिया जाए, माना जाए। आपने नहीं बाल खाने केमिस्ट्री में आपको पढ़ाया गया होगा पोलैरिटी, आपको पोलैरिटी अगर पढ़ाई गई होगी केमिस्ट्री में, आपने पढ़ा होगा, तो एक होता है क्या, दोनों चार्ज स्पीशीज हो, एक होता है एक चार्ज हो दूसरा अनचार्ज हो, और तीसरा पढ़ा होगा दोनों अनचार्ज हो। आज केमिस्ट्री जाके फिर से पोलैरिटी पढ़ लेना वहां पे, ठीक। तो दोनों अनचार्ज होते तो कैसे होते भाई?
अगर दोनों अनचार्ज है तो कैसे होता था, ठीक। एक की न्यूक्लियाई दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, दूसरे की न्यूक्लियाई दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, तो उसकी वजह से चार्जिंग हुई ना। क्या हुआ? दोनों का अट्रैक्टिव रिलेशनशिप। अरे भाई तुम यार अब जिद कर रहे हो। ये पॉजिटिव पॉजिटिव है, जब दोनों आइसोलेटेड थे तो इनके इलेक्ट्रॉन इस पे आपको एग्जिस्ट कर रहा था ना भाई, इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपको पाया जाएगा समथिंग जो है। ये पहले आइसोलेटेड मान लो, दूर दूर थे, हमने इनको पास में लाया तो इसका न्यूक्लियाई इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, इसका वाला इसको अट्रैक्ट करेगा, इंटरेक्शन होगा ना। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। उसकी वजह से आपने ऐसे शेप पढ़ा हुआ केमिस्ट्री में कि एक वाले का जिसका स्मॉलर साइज होती है वो क्या करता है, अपने शेप को मेंटेन रखता है, दूसरे वाले में डिफॉर्मेशन हो जाता है। उस टाइप से पढ़ा है। उस डिफॉर्मेशन की वजह से हमारी पोलैरिटी क्या होती थी, डेवलप हो जाती थी, ठीक है। नहीं यहाँ हम नहीं पढ़ाएंगे, वो केमिस्ट्री में पढ़ाएंगे, ठीक। तो उस कंडीशन में क्या होता है उसके बेस पर वहां पे हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है जी। चलिए फिलहाल तो ये केस आपका होता है। तो यहां से हम दिखाते हैं बेटा, अगर चार्जिंग की बात कर रहे हैं तो कितना चार्ज दूसरे पे इंड्यूस होगा। अगर एक चार्ज बॉडी है, मान लो ये चार्ज बॉडी हमारी है, एक ऐसी है आपकी चार्ज बॉडी है, और दूसरा ये हमारा न्यूट्रल था। मतलब पहले कैसा था बेटा, न्यूट्रल था। ये पहले चार्ज इस पे नहीं था, जब इसके पास में ले आओगे ना, इसके पास आप ले आओगे, टच नहीं कराना है, तो इस पे मान लो चार्ज पहले हमारा Q था, इस पे इंड्यूस जो चार्ज इसके पास आने की वजह से हुआ, तो यहाँ पे क्या होगा, निगेटिव। तो उतना ही यहाँ क्या होगा बेटा, पॉजिटिव डेवलप होगा। तो यहाँ Q डैश अगर इंड्यूस हो रहा है, कितना हो रहा है, Q डैश अगर इंड्यूस हो रहा है, तो इंड्यूस चार्ज जो आपका होता है, इंड्यूस चार्ज Q डैश की जो वैल्यू होता है बेटा, Q ब्रैकेट में कितना आता है, कितने लोग याद है बेटा, जो अब इंड्यूस अमाउंट ऑफ चार्ज आपका होगा सेकेंड बॉडी पे, वो कितना होगा, जो इंड्यूस अमाउंट आपकी होगी चार्ज की वो कितनी होगी, Q के बराबर होगा, Q से ज्यादा होगा, Q से कम होगा, या बराबर भी हो सकता है, ज्यादा या कम। जो इंड्यूस चार्ज होगा उसकी जो क्वांटिटी होगी वो Q के बराबर होगा, Q से ज्यादा, Q से कम, या कुछ भी पॉसिबल है। क्या बराबर भी हो सकता है, जो इंड्यूस चार्ज होता है क्या Q के बराबर हो सकता है, या कि हमेशा कम या हमेशा ज्यादा या कुछ। देखो हम लोग फार्मूला पढ़ते हैं, Q डैश इक्वल टू, साइन जो लेते हैं बेटा यहाँ नेगेटिव ले लेते हैं, मतलब ये पॉजिटिव हो तो नेगेटिव, नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव फिर नेगेटिव हो जाएगा, ठीक। तो कंडीशन होगा 1 - 1 अपान K। K क्या होता है, क्या कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक। तो K जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मटेरियल। हम लोग जब वैक्यूम के लिए लेते हैं तो K की वैल्यू कितना लिया जाता है, K, अरे वो 1/4 वाला नहीं है यार, ठीक। तो K की वैल्यू क्या लेते हैं वैक्यूम के लिए, 1 लिया जाता है, और जब 1 लेंगे तो उस केस में 1/1 1 में से 1 0, और 0 से गुणा करेंगे तो 0, इसलिए वैक्यूम में इंडक्शन नहीं होता है, ठीक। जब हम लोग ड्राई एयर या वैक्यूम की बात करते हैं तो वहां पे इंडक्शन इसीलिए नहीं होता क्योंकि वहां पे क्या है, K की वैल्यू के लिए हम लोग 1 लेते हैं, ठीक। तो K की वैल्यू 1, तो Q डैश की वैल्यू कितनी होगी, 0। तो इंड्यूस चार्ज वैक्यूम में आपका क्या होता है, 0। तो दूसरा होता है, अगर अदर देन किसी क्या वैक्यूम या ड्राई एयर लेते हैं तो उसके लिए K की वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा होती है, क्या होगा, मोर देन 1। और जब मोर देन 1 होगा फॉर ए अदर मीडियम, फॉर अदर मीडियम, अगर कोई और मीडियम लेते हैं बेटा तो K ग्रेटर देन 1 होता है। सो Q डैश की जो वैल्यू आएगी वो लेस देन कितना आ जाएगा बेटा, Q डैश जो होगा वो लेस देन हमारा हो जाता है Q, तो Q डैश की वैल्यू Q से कम हो जाता है। थर्ड पॉइंट आप बनाएंगे, फॉर मेटल, फॉर मेटल K की वैल्यू कोई जानता है भैया, इनफाइनाइट होता है। जो मेटल्स हमारे होते हैं, मेटल्स के लिए K की वैल्यू आपकी इनफाइनाइट मानी जाती है, और जब इनफाइनाइट आप रखोगे तो देखो Q डैश इक्वल टू Q 1 - 1 अपान इनफिनिटी, और किसी क्वांटिटी में इनफाइनाइट से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा,
जीरो, और 1 में से 0 घटाओगे तो 1 ही रह जाएगा, यानी Q डैश इक्वल टू Q। तो अगर मेटल के बीच में हम लोग इंडक्शन कराते हैं तो कंप्लीट इंड्यूस होता है, मतलब जितना चार्ज आपका पहले प्राइमरी बॉडी पे है उतना ही इंड्यूस बॉडी पे भी चार्ज आपका क्या होगा, डेवलप हो जाएगा, अगर वो मेटालिक कंडक्टर है तो। ठीक, तो ये 3 कंडीशन बनती है। अगर हमारा वैक्यूम या ड्राई एयर में लेते बेटा तो इंडक्शन की वैल्यू 0। अगर हमारा अदर कोई मीडियम है, जैसे वाटर ले लो और कोई मीडियम ग्लास ले लो, कुछ भी आप ले लीजिए, तो वहां पे जो वैल्यू आपकी आएगी वो कितनी हो जाएगी, Q डैश की वैल्यू लेस देन Q हो जाएगा। ठीक है, इंड्यूस होगा बट रिलेटिवली कम होगा ओरिजिनल वाले से। और जब हम किसी मेटल की बात कर लेते हैं तो दोनों वैल्यू आपस में कैसे होते हैं, सेम सेम हो जाते हैं। तो इसके बेस पर आप दिखा देते हैं इंड्यूस चार्जेस क्या होंगे, कैसे होंगे, तो यहाँ से रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। कर लेंगे बेटा, तो लिख लीजिएगा, कुछ लिखा था आपने, इंडक्शन आपका लिखिएगा। when a charge body put close to when a charge body put close to uncharged body, put close to uncharged body, when a charged body is put close to uncharged body, then when a charged body is put closer to uncharged body, then on uncharged body charge will be induces, ठीक, चार्ज की वैल्यू क्या होगी बेटा, इंड्यूस हो जाएगी, चार्ज विल बी इंड्यूसेस एंड amount of charge induced is given by relation, ऐसे ही बेटा आप नोट कर डालो आप। ठीक, Q डैश बेटा इंड्यूस चार्ज है और Q जो आपका है वो ओरिजिनल चार्ज है। ठीक, नेगेटिव साइन शो करता है जो आपकी ओरिजिनल बॉडी चार्ज है उसके अपोजिट इंड्यूस चार्ज का साइन होगा। अगर वो पॉजिटिव है तो दूसरे वाले पे नेगेटिव होगा बेटा, नेगेटिव है तो दूसरे वाले पे पॉजिटिव होगा। ठीक, ऐसे जब हम लोग नॉर्मली एयर के लेते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा 1.0003 लेते हैं, 1.0003, तो वो भी क्लोज टू 1 ले लिया जाता है, इसीलिए ड्राई एयर बोला जाता है। जब हम लोग लेते हैं ड्राई एयर के लिए तो वहां पे 1 लिया जाता है। ठीक, तो वहीं पे जहाँ वैक्यूम लिखे वैक्यूम आर ड्राई एयर आप कह सकते हो, वैक्यूम आर क्या, कौन सा एयर, ड्राई एयर, क्योंकि ह्यूमिडिटी बढ़ने के साथ साथ K की वैल्यू बढ़ने लगती है फिर। ठीक,
ह्यूमिडिटी बढ़ने से बेटा जैसे ऑक्सीजन कंटेंट तो कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है ना, ऑक्सीजन जो हमारा है वो तो है ही। ह्यूमिडिटी मतलब वाटर वेपर का बढ़ना, उसे हम ह्यूमिडिटी कह देते हैं। अगर अब वाटर जो ऑक्सीजन उसे कहीं डिस्प्लेस कर दिया जाए तब तो फिलहाल प्रॉब्लम आएगी, बट ऐसा होता नहीं। जैसे आप बारिश के टाइम पे ऐसा नहीं सांस लेने में हमें दिक्कत होती है, वो तो बात अलग, कोई इन्फेक्टेड हो और एटमॉस्फेरिक कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो तो अलग का है, अदरवाइज ऐसा नहीं होता है। तो ऑक्सीजन कंटेंट तो हमारा है ही है ना। जब दोनों न्यूट्रल रहेगा ठीक, तो उस कंडीशन में जो म्यूचुअल इंडक्शन से जो डेवलप होगा ना वो रिपल्सन के, जैसे एक का इलेक्ट्रॉन दूसरे को रिपेल करेगा, दूसरा वाला दूसरे को रिपेल करेगा। ये जो हम लोग यहाँ स्टडी करते हैं फिलहाल वो एक चार्ज और दूसरे अनचार्ज के बारे में करते हैं, जो न्यूमेरिकली हम लोग लगाते हैं। ऐसे तो करके नहीं दे सकता नहीं पूछा है, मतलब अगर पूछा जाए कहीं, केमिस्ट्री फिजिक्स में नहीं पूछा है, केमिस्ट्री में अगर कहीं पूछा जाता है तो आप बोलेंगे ड्यू टू पोलैरिटी, वहां पे हम लोग बोलते हैं ड्यू टू पोलैरिटी डेवलप हो जाती है। जब एक बॉडी को अनचार्ज को दूसरे की तरफ हम ले आते हैं तो एक का न्यूक्लियाई दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, दूसरे वाले का दूसरे, तो उससे मॉलिक्यूल पोलर हो जाता है, डिफॉर्मेशन हो जाता है। इनके बीच में पोलैरिटी क्या है, तब तो हम कहेंगे जीरो ना। नहीं तो वैसे जब आप कहेंगे नेट चार्ज कितना होगा तब आप बोलोगे जीरो होगा, बट जब पास लाएंगे तो डिफॉर्मेशन हो जाता है। आप देखे होंगे एक स्ट्रक्चर दूसरा क्या होता है, जैसे सर्कुलर है तो डिफॉर्म्ड हो जाता है। डिफॉर्मेशन होने की वजह से न्यूक्लियाई शिफ्ट हो, जैसे न्यूक्लियाई शिफ्ट होगा एक साइड में थोड़ा, दूसरे साइड में इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक हो गया बेटा, तो ये केस आपका हो गया, यहाँ से हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं। आगे थोड़ा सा लिख लीजिए इलेक्ट्रोस्कोप, बना लीजिए थोड़ा सा इलेक्ट्रोस्कोप। बेटा ये एक क्या होता है, डिवाइस होता है जिसकी हेल्प से हम किसी बॉडी के चार्जिंग के बारे में टेस्ट करते हैं। ठीक है, ये एक ऐसा डिवाइस है जिसकी हेल्प से, ठीक है, या कह लो एक ऐसा ऑपरेटर है जिसकी हेल्प से किसी बॉडी के चार्ज होने का हम लोग क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं चार्जिंग है या नहीं है। अब चार्ज है तो उसके नेचर को डिटेक्ट करता है, जैसे चार्जिंग है, चार्ज हो या अनचार्ज हो, वो कंडीशन उसका जो नेचर आपका होगा, बेसिकली हम लोग उसके नेचर को डिटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। जैसे मान लो इलेक्ट्रोस्कोप पे जो एक्चुअल चार्ज दिया जाता है वो पॉजिटिव हमेशा देते हैं, जो रॉड ले आओगे उस पे मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव, मे बी न्यूट्रल। तो एक स्टेटमेंट आपने पढ़ा होगा, रिपल्सन इज द श्योर टेस्ट फॉर चार्जिंग, सुना है, बोला जाता है अट्रैक्शन इज द श्योर टेस्ट फॉर चार्जिंग, रिपल्सन इज द श्योर टेस्ट फॉर चार्जिंग, और बोथ आर श्योर टेस्ट फॉर चार्जिंग। आइडिया है किसी को? अट्रैक्शन के बेस पे आप कह सकते हो दोनों बॉडी चार्ज हैं, रिपल्सन के बेस पे कह सकते हैं दोनों बॉडी चार्ज हैं, या दोनों के बेस पे कह सकते हैं दोनों बॉडी चार्ज में हैं। हाँ जी, इसलिए कहते हैं थोड़ी सी पुस्तक देवी देवता जो भी मानते हैं उनसे भी थोड़ी सी ले लिया करिए कुछ ज्ञान। हाँ? याद रखेंगे कभी भी अट्रैक्शन श्योर टेस्ट नहीं होता चार्जिंग के लिए। अट्रैक्शन नेवर बी श्योर टेस्ट फॉर चार्जिंग, ऑलवेज रिपल्सन इज द श्योर टेस्ट फॉर चार्जिंग। रीजन क्या होता है, कर लो फिर से बेटा, ये वाला दो। ठीक, कंडीशन क्या होता है कि अगर ये पहले से चार्ज है, इसके बारे में हमें पता करना है बेटा। मान लो ये पहले से पॉजिटिवली चार्ज है, इसके बारे में आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। आप इसके पास ले जाओगे, ठीक, अगर ये बॉडी इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है तो अट्रैक्शन के हमारे दो चांसेस होंगे, या तो ये नेगेटिवली चार्ज हो, इसकी वजह से इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा होगा, या तो ये न्यूट्रल होगा, लेकिन जब इसके तरफ आप ले आओगे तो इंडक्शन से इस पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, उसकी वजह से भी ये क्या करेगा, अट्रैक्ट होगा। तो इसीलिए ये बोला जाता है कि अट्रैक्शन इज नॉट श्योर टेस्ट फॉर चार्जिंग। अब रिपल्सन कब होगा, अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है और इस बॉडी को ले आने पे ये रिपेल हो रहा है। रिपेल होने का मतलब हो गया इस बॉडी पे मस्ट भी कैसा होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, तभी रिपल्सन होगा। कभी भी नेगेटिव या न्यूट्रल होने पे रिपल्सन नहीं होगा। तो इसीलिए बोला जाता है रिपल्सन इज द श्योर टेस्ट फॉर चार्जिंग। मतलब कोई बॉडी चार्ज है या अनचार्ज है, उसका श्योर जो टेस्ट होता है बेटा वो रिपल्सन के बेस पे हम लोग कर सकते हैं, अट्रैक्शन के बेस पे नहीं कर सकते हैं। अट्रैक्शन के बेस पे इतना कर सकते हैं कि जो बॉडी है एक कंडीशन में अगर स्लोली अट्रैक्ट हो रहा है, दूसरे कंडीशन में क्विकली अट्रैक्ट हो रहा है, स्ट्रांगली हो रहा है, तो जब स्ट्रांगली होगा आप बोलोगे उस पर ज्यादा चार्ज है या पहले से चार्ज है। जो स्लोली हो रहा है या तो वो उस पर लेस चार्ज होगा या तो कैसा न्यूट्रल पहले रहा होगा।
तो इतना हम कह सकते हैं, बट ये नहीं कह सकते कि श्योरली वो चार्ज है कि अनचार्ज है। ठीक, तो लिखिएगा, देखो, इट इज एन apparatus, it is an apparatus, APPARATUS, apparatus by which the presence of electric charge, by which the presence of electric charge on a body is detected, on a body is detected, on a body is detected। ठीक, अब देखो कैसे हम लोग बनाते हैं बेटा। ये बेटा गोल्ड की लीफ्स होती हैं, गोल्ड की थिन लीफ्स होती है, इसीलिए गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट बोलते हैं हम लोग, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक, तो इस केस में क्या होगा, इनके पहले से जो चार्ज हैं इनकी आपस में रिपल्सन की वजह से ये इस पोजीशन पे, इस एंगुलर क्या सेपरेशन पे प्रेजेंट होते हैं। मान लो है अभी प्रेजेंट टाइम में एंगुलर सेपरेशन थीटा है। ठीक, तो इस पे चार्ज कैसा है आपका, पॉजिटिवली चार्ज है। ये कैसा है आपका, लेफ्ट जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है। अब देखो हम तीन कंडीशन बनाते हैं। अगर यहाँ पे एक रॉड को हमने ले आया, इसके पास में कोई अननोन रॉड है, मान लो रॉड ए है, इस रॉड ए को ले आने पे इस लिप्स के बीच में जो सेपरेशन था वो रिड्यूस हुआ। अगर लिप्स को ले आने पे इन लिप्स के बीच का जो सेपरेशन था बेटा, इनमें रिडक्शन हो रहा है, यानी सेपरेशन घट रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे दो चांसेस हो सकते हैं। सेपरेशन कब घटेगा, यहाँ पे ये इस पोजीशन पे है बेटा, ड्यू टू रिपल्सन बिटवीन ये पॉजिटिवली चार्ज, इस पॉजिटिव चार्ज को इनके बीच रिपल्सन जो लग रहा था उसकी वजह से इस पर्टिकुलर पोजीशन पे थे। अगर हमने कोई अननोन बॉडी को ले आने पे इनके बीच का जो एंगुलर सेपरेशन है वो घट रहा है। घटने का मतलब ये हो गया कि इस पे जो पॉजिटिव चार्ज पहले से था ना, अब वैल्यू उसका क्या हुआ, डिड्यूस हुआ कि इंक्रीज किया। अरे भाई वैल्यू जब उसका घटेगा, उस पे चार्ज जो पहले से उसका वैल्यू घटेगा, तो इनके बीच लगने वाला फोर्स जिसकी वजह से रिपेल होके वहां पे थे वो घटेगा। फोर्स घटेगा तो अपनी पोजीशन पे फिर क्या करेंगे, स्विंग करेंगे, यानी एक दूसरे की तरफ आएंगे। और एक दूसरे की तरफ आने के मतलब ये चार्ज जो था बेटा वो इधर की तरफ क्या किया, ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ। ठीक, और ये तभी शिफ्ट होगा जब ये वाली बॉडी ए, ठीक, यानी कि ए रॉड ए इज आइदर कैसा हो, निगेटिवली चार्ज आर न्यूट्रल। मतलब इससे हम इतना कह सकते हैं कि जो रॉड ए है बेटा या तो निगेटिवली चार्ज होगा या तो कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। पहले एक्सपेरिमेंट से ये चीज आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। मतलब रॉड ए का जो नेचर होगा या तो वो निगेटिवली चार्ज होगा या तो न्यूट्रल होगा। क्लियर है। दूसरे केस में बेटा सेकंड, अगर यहाँ पे एक दूसरा रॉड हमने बी ले आया, एक रॉड बी ले आया, ठीक। अब इस केस में बी लाने पे इनके बीच का जो एंगुलर सेपरेशन था, ये जो एंगुलर सेपरेशन थीटा था बेटा, ये घटने के बजाय क्या हो रहा है और बढ़ रहा है। बढ़ने का मतलब इस पे जो चार्ज पहले से प्रेजेंट है, जो चार्ज क्या था बेटा पहले से प्रेजेंट था, उसकी चार्ज डेंसिटी क्या होगी और बढ़ेगी। यानी चार्जेस स्लिप्स की तरफ और शिफ्ट हुए, और ये तभी शिफ्ट होंगे जब यहाँ पे क्या करेगा, ये वाला जो रॉड है इसके आने से इसमें रिपल्सन हो। इस रिपल्सन की वजह से चार्ज नीचे की तरफ आए तो इन लिप्स पे चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी, और जब चार्ज डेंसिटी बढ़ेगा तो रिपल्सन बढ़ेगा। रिपल्सन बढ़ने की वजह से थीटा की वैल्यू, थीटा अगर इंक्रीज कर रहा है, थीटा इंक्रीजेस, और यहाँ पे थीटा क्या कर रहा है, डिक्रीजेस। थीटा क्या हो रहा है बेटा, डिक्रीज। अगर थीटा डिक्रीज कर रहा है इसका मतलब रॉड ए पे चार्ज या तो नेगेटिव था या तो न्यूट्रल था, और यहाँ पे थीटा इंक्रीजेस, ठीक है। दैट इज रॉड क्या बी
मस्ट बी कैसा होना चाहिए, पॉजिटिवली चार्ज। अगर रॉड में पॉजिटिवली चार्ज है तभी ऐसा पॉसिबल है। इसी के बेस पे हम लोग कहते हैं बेटा कि रिपल्सन इज श्योर टेस्ट फॉर चार्जिंग। क्या होता है, इन्हीं के बेस पे हम लोग डिसाइड करते हैं, क्योंकि देखो यहाँ अट्रैक्शन के बेस पे नहीं डिसाइड किया कि चार्ज है कि नहीं है, केवल हम कह सकते हैं, पॉसिबिलिटी दिखा सकते हैं, बट यहाँ पे आपने श्योरली किया रॉड भी मस्ट भी कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज। तो इसी के बेस पे हम लोग स्टेटमेंट देते हैं दैट इज रिपल्सन इज कैसा, श्योर टेस्ट फॉर किसके लिए, चार्जिंग के लिए। रिपल्सन जो होता है वो श्योर टेस्ट किसके लिए होता है, चार्जिंग के लिए होता है। बात समझ में आई। तो दो कंडीशन होता है, अगर अट्रैक्शन हो रहा है लिप्स के बीच में तो उस कंडीशन में मे बी न्यूट्रल मे बी नेगेटिवली चार्ज। रिपल्सन हो रहा है तो श्योरली वो क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा। कर लेंगे, टाइम हो रहा है बेटा कितना, अच्छा हो गया है। चलिए तो इतना आप क्या करिए, बना लीजिए, ठीक। फिर कल आगे की कहानी कुलाम सलाह वगैरह हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। इसका चलिए हो जाएगा बेटा, ठीक।